हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए मैराथन आ चुका है। एज़ यू नो, हर बार जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो उससे पहले मैं अपना मैराथन ले आता हूँ ताकि बहुत सारे बच्चे इसका बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बच्चों को फ़ियर होता है कि कैसे सारी चीज़ें कवर करी जाएँ। तो उनको होता है कि एक अच्छी सी चीज़ सुन ली जाएगी तो उनके माइंड में रह जाती है। तो मैराथन एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है जिसमें सारा सिलेबस कवर करके आपको एक ही वीडियो में दे दिया जाता है और आप बस सुनकर आराम से उस चीज़ को क्रैक कर सकते हो और समझकर अपनी गलतियों को क्लियर कर सकते हो। तो वही चीज़ आज आपके लिए आने वाली है और हर सब्जेक्ट का मैराथन आपको वन बाय वन मिलने की कोशिश रहेगी हमारी। और ऐसे ही अब इनकम टैक्स का आपको मैं करवाने वाला हूँ आज। लास्ट तक देख लीजिएगा, सारा सिलेबस एक ही वीडियो में कवर होने वाला है और अच्छे से आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल पॉइंट से भी क्लैरिटी दे देंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें पहले क्लियर कर देता हूँ कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ही मैं बना रहा हूँ सबसे पहले। बाकी आने वाले सेमेस्टर्स के लिए अगर सिमिलर रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन एक क्लैरिफिकेशन लेकर ही इस चीज़ को करिएगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई नोट्स वगैरह चाहिए या कोई क्लासेस की रिक्वायरमेंट है, आने वाले सेमेस्टर्स के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है। कमिंग कुछ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ सकती है। तो हम ऑनलाइन क्लासेस भी देते हैं, उसकी डिटेल आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और जितने भी नोट्स आपको चाहिए होंगे वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मैराथन। तो देखिए जी, सबसे पहले अगर हम बात करें कोई भी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल के बारे में, तो कोई भी एक इंडिविजुअल को हम इंडिया का रेजिडेंट तभी मान सकते हैं अगर उसने दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर ली है तो। या फिर आप ये कह सकते हो दो टेस्ट किए जाएंगे, दोनों में से अगर एक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग वो पास हो गया तो हम उसको इंडिया का रेजिडेंट बना देंगे। तो सबसे पहले ये बोला जाता है कि कोई भी एक पर्सन या कोई भी एक इंडिविजुअल इंडिया के अंदर अगर उसने रेलेवेंट पीवाई के अंदर 182 डेज या 182 डेज से ज़्यादा स्टे कर लिया है तो वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट बन जाएगा। तो पहली कंडीशन आपकी यही है, पहला टेस्ट आपने यही देखना है कि आपके प्रीवियस ईयर में किसी भी पर्सन के अगर 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर हो चुके हैं तो वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। इसका मतलब अगर वो रेजिडेंट है तो उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी, चाहे वो इंडियन इनकम कमा ले या फिर फॉरेन इनकम कमा ले। तो मेरे कहने का जस्ट सिंपल मतलब है, यहाँ पे सभी को पीवाई का कंसेप्ट तो क्लियर ही है। असेसमेंट ईयर 25-26 की हम बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 24-25 की हम बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में अगर आप में से कोई भी एक इंडिविजुअल 182 डेज या 182 डेज से ज़्यादा इंडिया में है या रह लिया है उसने, तो वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा। अगर आपकी ये कंडीशन पूरी नहीं होती है तो फिर आपको सेकंड कंडीशन देखनी है। तो अगर आप सेकंड कंडीशन पूरी कर लेते हो तो भी आप रेजिडेंट बन जाओगे। तो सेकंड कंडीशन में सबसे पहले सेकंड पॉइंट समझिएगा। सेकंड कंडीशन में ये बोला गया है कि अगर आप पिछले रेलेवेंट पीवाई में 60 डेज, माना कि आपके 182 डेज नहीं हुए हैं, लेकिन अगर पिछले साल यानी 24-25 में आपने 60 डेज पूरे कर लिए हैं, ठीक है, 60 डेज पूरे कर लिए हैं, और फिर ये बोला है कि 60 डेज पिछले साल में पूरे करने हैं और पिछले साल को छोड़कर यानी 24-25 को छोड़कर उससे पिछले 4 साल, उससे पिछले 4 सालों में आपने क्या देखना है कि उससे पिछले 4 सालों में क्या वो पर्सन इंडिया के अंदर 365 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया के अंदर स्टे हुआ है उसका कि नहीं हुआ है। मतलब पहली कंडीशन में सिर्फ पिछला साल देखना है, ठीक है जी। अगर पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, पिछले साल के अकॉर्डिंग उसके 182 डेज तो बन गए, बात खत्म, वहीं पे खत्म, सेकंड टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर 182 डेज या उससे ज़्यादा नहीं बने तो फिर सेकंड कंडीशन में पहले ये देख लो कि 60 दिन तो बनते हैं ना। अगर 60 डेज पिछले साल बन गए तो पिछले साल को छोड़कर फिर आपको ये भी टेस्ट करना पड़ेगा कि उससे पिछले 4 साल का क्या डेटा है। पिछले साल 60 डेज और उससे पिछले 4 साल का सम टोटल अगर 365 डेज या उससे ज़्यादा बन जाता है तो भी वो पर्सन क्या बन जाएगा, इंडिया का रेजिडेंट मान लिया जाएगा। तो सेकंड कंडीशन है पिछले साल में 60 डेज, रेलेवेंट पीवाई में 60 डेज और रेलेवेंट पीवाई के पिछले 4 साल को मतलब पिछले 4 सालों का सम टोटल अगर 365 डेज या उससे ज़्यादा आप इंडिया में रह रहे हो या रह लिया है तो उस बेसिस पे आपको रेजिडेंट बना दिया जाएगा। तो आई होप ये कंडीशंस क्लियर हैं। अब इसके बाद हमें एक ये चीज़ बोली गई है कि जो ये सेकंड कंडीशन यानी सेकंड टेस्ट मैंने लगाया है ना, इस पर आपको एक्सेप्शन दे दी गई है। यानी अगर आप 15 लाख रुपए से कम पैसा मतलब आपकी जो टोटल इनकम है इंडिया के अंदर वो 15 लाख रुपए से कम है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल जिसकी 15 लाख रुपए से कम इनकम है इंडिया के अंदर, तो जो सेकंड कंडीशन है ना
वो फुलफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब वो टेस्ट नहीं किया जाएगा। एक सिंपल फुलफिल करने की ज़रूरत का मतलब है कि वो टेस्ट आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। एक मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो सेकंड कंडीशन है उसके लिए एक्सेप्शन का मतलब ये है कि इन दोनों को लगाना होता है ना, पहले ये और फिर ये। अगर पहली कंडीशन फुलफिल हो गई तो सेकंड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर नहीं होगी तो फिर सेकंड वाली भी टेस्ट करनी है। लेकिन सरकार ने बोला कि जिन लोगों की इनकम 15 लाख से कम है, अब ध्यान देना किन लोगों की इनकम, ये दोनों लोगों की इनकम, ये दो लोग जो मैंने बोले हैं नीचे, अगर इन दोनों लोगों की इनकम, इन दोनों इंडिविजुअल पर्सन्स की इनकम अगर 15 लाख रुपए से कम है, तो फिर हमने इनके ऊपर सिर्फ एक ही टेस्ट अप्लाई करना है, सेकंड टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ फर्स्ट टेस्ट के बेसिस पे ही इनको जज किया जाएगा। तो ये जो 2 पर्सन मैं बोल रहा हूँ, ये जो 2 पर्सन के बारे में मैं बोलने वाला हूँ, तो ये दोनों पर्सन के ऊपर सिर्फ 182 डेज का क्राइटेरिया अप्लाई होगा। सेकंड टेस्ट आप इन लोगों पे अप्लाई नहीं कर सकते अगर इनकी इनकम 15 लाख रुपए से कम है। अगर ज़्यादा है तो फिर अप्लाई कर सकते हो, ये मैं आगे बताता हूँ। लेकिन अभी के लिए अगर कम इनकम है तो क्या करना है, तो फिर आपको ये देखना है कि वो पर्सन है कौन जिनकी 15 लाख से कम अमाउंट पे हम सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ फर्स्ट पे जज करेंगे। तो वो है सबसे पहले कोई इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़ के जा रहा है एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप, और दूसरा किसी एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए। अगर कोई एक पर्सन एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए इंडिया को छोड़ के जा रहा है या एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियनशिप इंडिया को छोड़ के जा रहा है, तो वहां पे वो पर्सन की अगर टोटल इनकम इंडिया के अंदर 15 लाख से कम है, तो हम सिर्फ उसको 182 डेज के ऊपर जज करेंगे। हम सेकंड कंडीशन का टेस्ट उसके ऊपर नहीं लगा सकते, हम उस बेसिस पे चेक कर ही नहीं सकते। अगर उसने 182 डेज पूरे कर लिए तो ठीक है, नहीं तो वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। सिर्फ एक कंडीशन ही अप्लाई करनी है अगर उसकी इनकम 15 लाख से कम है। ठीक है जी। अब दूसरा पर्सन कौन है जिसको सिर्फ 182 डेज पे ही जज करना है, सेकंड कंडीशन जिसके ऊपर नहीं अप्लाई होने वाली, वो है अगर कोई इंडियन सिटीजन या फिर कोई ऐसा पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है, वो इंडिया के बाहर था पहले, अब इंडिया में विजिट कर रहा है, मतलब बहुत देर बाद, यानी फर्स्ट टाइम इन इंडिया, आप ये बोल सकते हो। देखो कोई पर्सन जो इंडियन ओरिजिन का है, यानी जब इंडिया का बंटवारा हो या जब इंडिया बना, राइट, उस समय का है, उस पर्सन को बोला गया है। या फिर कोई पर्सन जो इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर रहता था और फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है या इंडिया में फर्स्ट टाइम विजिट किया है, उस बेसिस पे हम उसको पहली बार, देखो सीधी सी बात है ना यार, कोई पर्सन इंडिया के अंदर पहली बार आएगा तो वो इंडिया के अंदर पहले रहा ही नहीं है, तो उसका 4 साल का डेटा कैसे होगा हमारे पास सेकंड कंडीशन को पूरा करने के लिए, राइट। तो इसीलिए सिर्फ फर्स्ट कंडीशन बेसिस पे ही हम उसको जज करेंगे कि क्या उसने जो पिछले साल इंडिया के अंदर बिताए हैं वो 182 डेज से ज़्यादा थे कि नहीं थे। तो ये दो पर्सन हम क्या जज करेंगे, इन दोनों पर्सन की इनकम अगर 15 लाख से कम है तो हम सिर्फ फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करेंगे 182 डेज, सेकेंड कंडीशन हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब इन्हीं दो पर्सन के ऊपर अगर इनकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो फिर हम सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो हम अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे अगर 15 लाख से ज़्यादा इनकम इनकी बन जाती है तो फर्स्ट कंडीशन तो 182 डेज है, सेकंड कंडीशन भी 4 ईयर्स और 365 डेज वाली है पर 1 मिनट। ऊपर आपने 60 डेज पढ़ा था, लेकिन इन दोनों पर्सन्स के लिए 120 डेज आपको देखने पड़ेंगे। यानी अगर इन लोगों की इनकम, इन दोनों पर्सन की इनकम, क्रू मेंबर या जो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है या पर्सन ऑफ इंडिया रीजन या जो फर्स्ट टाइम इंडिया में आया है, इन पर्सन्स की इनकम के ऊपर अगर आप सेकंड कंडीशन लगा रहे हो तो सबसे पहले तो इनकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर इनकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो फिर क्या करना है, सेकंड कंडीशन के अंदर एक चेंज आएगा, 60 डेज की बजाय आपको 120 डेज चेक करने पड़ेंगे। यानी अगर पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो सेकंड कंडीशन का मतलब 365 डेज नहीं है कि 60 डेज पिछले साल और पिछले 4 साल का 365 डेज, पिछले 4 साल 365 डेज ही देखने हैं, पर पिछले साल के लिए अब थोड़ा चेंज हो जाएगा, वो 120 डेज लेना है, 60 डेज नहीं लेना। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये था आपका इंडिविजुअल का कंसेप्ट जो हमने सबसे पहले रेजिडेंट बेसिस पे डिस्कस किया। अब एक इंडिविजुअल कैटेगरी को ना हम तीन हिस्सों में बांट देते हैं। एक इंडिविजुअल कैटेगरी को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ROR, NOR एंड NR। ROR, NOR एंड NR, यानी ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तो सबसे पहले तो एक इंडिविजुअल कैटेगरी को हम किस पार्ट में बांट रहे हैं, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी में। तो सिंपल रूल है,
कोई पर्सन अगर ऑर्डिनरी है तो वो नॉट ऑर्डिनरी नहीं माना जाएगा, और अगर वो नॉट ऑर्डिनरी है तो वो ऑर्डिनरी नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात है। तो हम एक कंडीशन पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली ऑपोजिट दूसरे का हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको बस बताने वाला हूं कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट आप कब बनोगे। अगर एक रेजिडेंट मतलब अगर कोई पर्सन या फिर इंडिया के अंदर स्टे कर रहा है और वो रेजिडेंट रहा है इंडिया के अंदर पिछले 10 पीवाई में से किसी 2 पीवाई में। अब ध्यान देना, अब सबसे पहले इमीडिएटली प्रोसीडिंग है, इसका मतलब पिछले साल को छोड़ देना। पिछले साल को छोड़कर उससे पिछले 10 साल का डेटा उठाया, और अगर उन 10 पीवाई के अंदर आप किसी भी 2 पीवाई के बेसिस पे इंडिया के रेजिडेंट ऑलरेडी बन चुके हो तो फर्स्ट कंडीशन पूरी हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन है कि पिछले साल को छोड़कर उससे पिछले 7 साल में अगर आपने मिनिमम 730 डेज पूरे कर लिए, एटलीस्ट 730 डेज इंडिया के अंदर पूरे कर लिए हैं, तो आपकी सेकंड कंडीशन पूरी हो जाएगी। और अगर ये दोनों कंडीशन मेट हो जाती हैं तो फिर आप आरओआर की कैटेगरी में आ जाओगे, यानी आप इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट मान लिए जाओगे। और अगर ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती है या कोई भी एक कंडीशन पूरी नहीं होती है तो आप नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में आ जाओगे। तो आई थिंक सो आपको अच्छे से अब क्लियर हो गया जो मैं बताना चाहता हूं। ठीक है जी, चलिए अब इसके बाद आते हैं कि एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस क्या कहता है। सिंपल रूल है कि अगर एचयूएफ रेजिडेंट तब बनेगा अगर उसका सी एंड एम मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर किसी एचयूएफ का इंडिया में है तो वो चीज़ रेजिडेंट है। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का इंडिया के बाहर है तो वो चीज़ नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। सिंपल रूल। चलिए, लेकिन अब कर्ता होता है ना एक एचयूएफ का एक कौन पर्सन होता है, हेड, कर्ता। अब कर्ता की कैटेगरी क्या है, इंडिविजुअल। अब कर्ता एचयूएफ का पार्ट जरूर है पर कर्ता ऑन एंड अपने पार्ट में अपने अपने लेवल पे वो तो एक इंडिविजुअल है ना। तो इसीलिए कर्ता एज एन इंडिविजुअल हमें ओआर और एनओआर भी चेक करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो, कर्ता एक इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है ना, तो कर्ता का हमें ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी भी चेक करना होगा। कोई भी पर्सन एक इंडिविजुअल है तो उसका ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी चेक करना होता है अगर डेटा अवेलेबल है। तो इसी तरीके से अगर कर्ता है तो कर्ता एक रेजिडेंट तब बन जाएगा जब वो एचयूएफ का भी मतलब एचयूएफ रेजिडेंट है तो कर्ता भी रेजिडेंट है, एचयूएफ नॉन रेजिडेंट है तो कर्ता भी नॉन रेजिडेंट है। पर कर्ता एज एन इंडिविजुअल ऑर्डिनरी है कि नहीं है ये चेक करना जरूरी है। तो उसके लिए सेम कंडीशन जो आपने ऊपर अप्लाई करी है ना, ये दो वाली, यही दो कंडीशन कर्ता के ऊपर अप्लाई करके देखनी है। अगर कर्ता इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो पर्सन ऑर्डिनरी बन जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, चलिए सिमिलर लाइक विद दिस एओपी एल फर्म और बीओआई ये सब चीज़ें जो हैं इनको भी हम रेजिडेंट तभी मानेंगे अगर इनका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्टली इंडिया में है, और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है तो इन सब चीज़ों को नॉन रेजिडेंट मान लिया जाएगा। अब आते हैं कंपनी के केस में। देखिए जी, कंपनी के केस में यह बोला गया है कि कंपनी को रेजिडेंट सिर्फ तभी माना जाएगा अगर कंपनी एक इंडियन कंपनी की कैटेगरी है और कंपनी का पॉइम इंडिया के अंदर है। तो इंडियन कंपनी होने पर तो आपको इंडिया मतलब आपको रेजिडेंट मान लिया जाएगा। सेकंड कंडीशन है कि अगर आपका पॉइम इंडिया में है। पॉइम का मतलब क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, जहां पे आपके सारे मेन डिसीजंस लिए जाते हैं। अगर वो इंडिया के अंदर है तो ऑब्वियसली बात है आपका सारा कंट्रोल इंडिया में है, तो अगर आपका कंट्रोल इंडिया में है तो आप रेजिडेंट भी इंडिया के माने जाओगे। तो कंपनी रेजिडेंट से दो कंडीशन से बनती है, अगर आप इंडियन कंपनी हो या फिर आपका पॉइंट इंडिया के अंदर है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जिसमें सारे डिसीजंस इफेक्टिवली लिए जाते हैं वो इंडिया में है तो कंपनी भी रेजिडेंट मानी जाएगी। तो ये था रेजिडेंशियल स्टेटस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब रेजिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पे आपको ये बताया जाने वाला है कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी क्या बनेगी। तो देखिए जी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये चीजें। नंबर 1 आरओआर, एनओआर एंड एनआर। 3 कैटेगरी बोली थी मैंने। अब सबसे पहले अगर आपकी इंडियन इनकम है तो तीनों कैटेगरी में आप टैक्सेबल हो जाओगे। यानी आपको सबसे पहले ये जज करना है कि अगर आपने इंडियन इनकम गेन करी है, अगर आपके पास इंडियन इनकम है तो आपकी तीन ही कैटेगरी में आप मतलब चाहे नॉन रेजिडेंट हो, चाहे रेजिडेंट हो, चाहे ऑर्डिनरी हो या नॉट ऑर्डिनरी हो, तीनों कैटेगरी में क्या हो जाएगा, आपकी इंडियन इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। आप इंडियन इनकम अगर कमाते हो चाहे किसी भी कैटेगरी में आ जाओ आपको टैक्स लगने वाला है। लेकिन अगर आप एक फॉरेन इनकम की बात करोगे तो फॉरेन इनकम
अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो तो फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल है, लेकिन अगर आप नॉट ऑर्डिनरी हो ना, नॉट ऑर्डिनरी, तो आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा। नॉट ऑर्डिनरी के केस में फॉरेन इनकम सिर्फ तब टैक्सेबल होती है अगर आपका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है और जो प्रोफेशन है वो इंडिया के अंदर सेटअप हुआ है, तो ही हम क्या करेंगे, फॉरेन इनकम को सेकंड केस में टैक्सेबल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और नॉट ऑर्डिनरी का मतलब अगर कोई पर्सन इंडिया का है भी नहीं और वो फॉरेन इनकम कमा रहा है तो इंडिया से लेना देना ही नहीं है, तो वो कैसे टैक्सेबल हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसके बाद आते हैं कि इंडियन इनकम का मतलब या फॉरेन इनकम का मतलब। आई थिंक सो कि आपको ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। अब वैसे फिर भी अगर देखना है तो भाई सिंपल सी बात है ना, कोई इनकम इंडिया के अंदर मिल रही है या इंडिया से मिल रही है तो ऑब्वियसली बात है इंडियन इनकम है। कोई नहीं मिल रही है या फिर इंडिया इंडिया से नहीं मिल रही है या इंडिया में नहीं मिल रही है तो वो फॉरेन इनकम है। क्लियर हो गया। चलिए अब लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है इनकम डीम टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया। कौन सी ऐसी इनकम है जिसको इंडियन इनकम ही माना जाएगा। अब ये इसका मतलब क्या है, कौन सी ऐसी इनकम है जिसको पर्टिकुलरली इंडियन इनकम ही माना जा सकता है। तो मैंने शॉर्ट वे में क्या बताया, सबसे पहले कोई भी सैलरी अगर इंडिया के बाहर दी जा रही है, उन सर्विसेज की दी जा रही है जो इंडिया में आपने प्रोवाइड करी हैं। देखो मिल चाहे बाहर रही है पर इंडिया से मिल रही है ना। देखो ना, मैं आप कहोगे सर मिल तो मुझे बाहर रही है इंडिया के, अरे भाई मिल तो इंडिया के कनेक्शन से रही है ना, तो वो मैटर करता है। तो दैट इज द रीजन ये इंडियन इनकम माना जाएगा। और अगर कोई चीज़ इंडियन इनकम है तो टैक्सेबल हो जाएगी, समझ गए। लेकिन अलाउंसेस और पर्क अगर आपको इंडिया के बाहर दिए जाते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं है, तो वो चीज़ टैक्सेबल नहीं है। सैलरी है पर अलाउंसेस पर्क इसे नहीं माने जाएंगे। सिमिलरली डिविडेंड है, डिविडेंड भी टैक्सेबल हो जाएगा एज सिंपल। और लास्ट में आता है इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस। फी फॉर टेक्निकल सर्विस तो ये टैक्सेबल तभी होगा अगर किसी गवर्नमेंट ने नॉन रेजिडेंट को दिया है तो ऑलवेज टैक्सेबल माना जाएगा। अगर किसी रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को दिया है तो ये टैक्सेबल तभी माना जाएगा अगर कोई जो हमने बोरो करा है। देखो ध्यान से सुनो, कोई रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को पैसा दिया और अगर उस नॉन रेजिडेंट ने किसी इंडिया पर्पस के लिए यानी इंडिया के अंदर किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन के पर्पस के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया है तो वो इंडियन इनकम माना जाएगा। वो एक तरीके से, देखो आपने लोन दिया नॉन रेजिडेंट को, अब लोन नॉन रेजिडेंट ने आपको इंटरेस्ट देना है। अगर उस नॉन रेजिडेंट ने आपके लोन का इस्तेमाल किसी इंडिया के बिजनेस पर्पस के लिए किया है तो उससे मिलने वाला इंटरेस्ट आपकी इंडियन इनकम हो जाएगा। लेकिन अगर इंडिया के पर्पस के लिए नहीं है तो वो नहीं माना जाएगा। सिमिलरली विद सेकेंड केस, अगर किसी एक नॉन रेजिडेंट ने किसी नॉन रेजिडेंट को पैसा दिया और उस नॉन रेजिडेंट ने जिसने आपको सॉरी आपने जिसको पैसा दिया उसने उस पैसे का इस्तेमाल किसी इंडिया के काम के लिए किया है और उस इंडियन कंपनी से जो इंटरेस्ट मिला उसने आपको दे दिया वापस, तो वहां पे इन कनेक्शन टू इंडियन कंपनी आपको भी कुछ मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो एन इंडियन इनकम। तो सिंपल सी बात है, आपने किसी को पैसे दिए और उसने इनडायरेक्टली कहीं इंडिया के पर्पस में, मतलब इंडिया के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन के पर्पस के लिए लगा दिए हैं, तो वो चीज़ वहां पे आपके लिए इंडियन इनकम की तरह ट्रीट कर ली जाएगी अगर उसमें से कुछ मिल रहा है आपको तो। क्लियर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रेजिडेंशियल स्टेटस। तो आई होप अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। चलिए अब देखिए जी, सैलरी के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल रूल बता रहा हूँ कि सैलरी के अंदर सिंपल आपने सैलरी किस चीज़ को मानना है, जो भी चीज़ एज एन एम्प्लॉय आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल रही है या एम्प्लॉयर के कनेक्शन से कोई बेनिफिट आपको मिल रहा है, वो सब चीज़ें आप अपनी सैलरी इनकम का पार्ट बनाओगे। मीन्स आप उसको सैलरी कैलकुलेशन में ऐड करोगे, सिंपल। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझिएगा, मीन्स टू से ओवरव्यू अच्छे से लेना है। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम का जो पॉइंट है ना उसको ध्यान से देख लेना है यहाँ पे, क्योंकि उसके बेसिस पे ही सैलरी इनकम में काफ़ी चेंजेस आते हैं। अलाउंसेस में स्पेसिफिकली आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो उस पर थोड़ा देखिएगा। तो सबसे पहले तो मैंने फॉर्मेट बनाया है और ये चीज़ मैंने आपको डिटेल में अब नहीं बतानी, क्योंकि ये ओवरव्यू आपको आगे से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने डिटेल में समझना है तो आपके पास वीडियो डिटेल में डाली हुई है। तो अब थोड़ा सा जल्दी से कवर करते हैं हम अलाउंसेस को, क्योंकि हमारा मेन पहले कंसेप्ट क्या है अलाउंसेस, तो उसके एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं क्या क्या करनी है। तो सबसे पहले अलाउंसेस में हमारे पास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा फुली टैक्सेबल लिखा है मैंने। फुली टैक्सेबल इज ऑल अबाउट स्विफ्ट डिपोर्ट। अब जिन बच्चों ने मेरी तो वीडियो देखी है उनको तो पता है कि स्विफ्ट डिपोर्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, बट एक बार शॉर्टली रिव्यू करवा देता हूँ। एस फॉर सर्वेंट अलाउंस है, then warden allowance, I for interim, F for fixed medical, then T for transportation, D for DNS allowance, E for entertainment,
एंड देन P फॉर प्रोजेक्ट या प्लानिंग अलाउंस भी बोल सकते हो, O फॉर ओवर टाइम है, एंड T फॉर टिफिन बॉक्स या लंच अलाउंस भी आप इसको बोल सकते हो। ये सारे के सारे अलाउंस फुली टैक्सेबल है, जिसका मतलब जितना आपको मिलेंगे उतना आपने क्या कर देना है, अपनी सैलरी इनकम में ऐड कर देना है, कुछ भी इसमें से माइनस नहीं किया जाएगा। क्लियर? अब ओल्ड और न्यू के बीच में जो स्पेसिफिकली अलाउंसेस में चेंजेस आए हैं ना, मैंने बस वही अलाउंसेस को यहाँ कवर किया है अब इस वीडियो के अंदर। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले आपको मैंने HRA लिखा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, यहाँ सही कर लीजिएगा, चिल्ड्रन एजुकेशन नहीं, सॉरी हॉस्टल एजुकेशन नहीं, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है, ठीक है, ये सही कर लेना। इसके बाद रनिंग अलाउंस भी आ गया, या फिर इसके बाद आपके पास ट्राइबल अलाउंस भी आ गया। ये सारे के सारे अलाउंसेस आप देखने को मिलेगा आपको कि इसमें मैंने क्या लिखा है कि ओल्ड रिजीम के अंदर दीज आर पार्शली टैक्सेबल, ये सारे के सारे पार्शली टैक्सेबल हुआ करते थे। मींस हम जब भी इनको लिखते थे ना, तो इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करते रहते थे। मींस पार्शली टैक्सेबल का मतलब जितना आपको मिलेंगे उसमें से कुछ फिगर माइनस हो जाती है। लेकिन न्यू न्यू रिजीम ने क्या किया, इसको फुली टैक्सेबल बना दिया। फुली टैक्सेबल का मतलब जितना मिलेगा उतना सैलरी में ऐड हो जाएगा, इसमें से कुछ भी अमाउंट माइनस नहीं करनी है, मतलब कुछ भी एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। तो अब क्या क्या एग्जेम्पशन रूल है, अब उनको देख लीजिएगा। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले बात करी जाती है HRA के बारे में। तो HRA में अगर आप पुरानी रिजीम फॉलो कर रहे हो, मींस ओल्ड रिजीम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा गया है और HRA का पॉइंट आपको आता है, तो आपने HRA टोटल वैल्यू में से कितनी वैल्यू माइनस करनी है, कितनी एग्जेम्पशन लेनी है। तो एग्जेम्पशन के लिए आपको दो बॉक्सेस दे दिए गए हैं, या तो मेट्रो सिटी या अदर सिटी। तो दोनों में सिमिलर, पहले दोनों पॉइंट सिमिलर हैं, बस तीसरे में थोड़ा सा फर्क है, उधर 50 और उधर 40 है। तो ध्यान से देखिएगा, चाहे मेट्रो की बात करो या अदर सिटीज़ की बात करो, तो सबसे पहले क्या करना है, इन तीनों को निकालना है, और इन तीनों की जो सबसे लीस्ट फिगर आएगी ना आपके पास, लीस्ट, ठीक है, लीस्ट का मतलब समझते हो, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है ना, सबसे छोटी फिगर जो आएगी इन तीनों को निकालने के बाद वो आपके HRA की टोटल वैल्यू में से माइनस हो जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा वो आपकी टोटल सैलरी का पार्ट बनेगा। मतलब टोटल सैलरी में आपने कितनी अमाउंट HRA की ऐड करनी है, जितना HRA मिलेगा उसमें से ये सब माइनस करना है, अगर आप ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हो। लेकिन अगर आप न्यू रिजीम की बात कर रहे हो तो फिर इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना। तो क्या बोला गया है, सबसे पहले तो HRA जितना मिला वो लिख लो, फिर आपने रेंट जितना पे किया है उसमें से सैलरी का 10% माइनस कर दो, और सैलरी का मीनिंग आपको हर बार दिया जाता है। तो आपने क्या क्या सैलरी में लेना है, बेसिक सैलरी जो मिलेगी जिसको फिक्स सैलरी बोलते हैं, DNS अलाउंस जो एम्प्लॉयमेंट या रिटायरमेंट के लिए मिला होगा सिर्फ वही लेना है, और कमीशन जो सेल के लिए मिली होगी, मतलब जो सेल पे डिपेंड कमीशन आपको मिला होगा बस वही लेना है। अगर कोई सेल पे डिपेंड कमीशन नहीं है तो फिर इस डेफिनेशन में ऐड आपने नहीं करना है। तो कुल मिला के सैलरी में आपने ये तीनों चीज़ें ऐड कर दी, जो आंसर इसका एग्रीगेट बनकर आएगा उसका 10% करना है आपने, और उसको रेंट पेड में से माइनस कर दिया जाएगा। तो ये जो दो पॉइंट निकल के आए हैं इन दोनों को ले लिया। अब तीसरे पॉइंट में क्या किया, जो सैलरी निकाली उसका 50% अगर आप मेट्रो सिटी की बात कर रहे हो, और अगर आप मेट्रो की बजाय अदर सिटीज़ की बात कर रहे हो तो 40% लेना है। सिंपल, इन तीनों फिगर्स को निकालो, जो सबसे कम फिगर आएगी उसको अपने टोटल HRA से माइनस कर दो, और बैलेंस आपने अपनी सैलरी इनकम के अंदर ऐड कर देना है। क्लियर? अब इसमें एक चीज़ याद रख लीजिएगा, DKMC यानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, सिर्फ यही 4 सिटीज़ को मेट्रो बनाया गया है अभी तक, इसके अलावा किसी को मेट्रो नहीं बनाया गया। अब अगर बात करूं इसके बाद आपके अलाउंसेस में 4 और अलाउंसेस बात करे थे मैंने। तो अगर आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करोगे, तो इन दी ओल्ड रिजीम यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन मिलती है, नई में नहीं मिलती। अगर न्यू रिजीम का क्वेश्चन है तो फिर ये कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर यहाँ पे आपने कुछ काम नहीं करना है, सीधे जो वैल्यू मिलेगी उसको सैलरी में ऐड कर देना है, कोई एग्जाम्पशन वहाँ नहीं मिलेगी। पर अगर आप ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हो तो फिर चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 चिल्ड्रन है, मतलब एक बच्चे का 100 रुपये मिलेगा हर महीने का, और 2 बच्चों के लिए मैक्सिमम आप ये एग्जामिशन ले सकते हो। सिमिलरली हॉस्टल एक्सपेंडिचर में 100 की बजाय 300 रुपये एक बच्चे का पर महीने का मिलेगा, और 2 बच्चों के लिए आप ये एग्जामिशन ले सकते हो, यानी 600 रुपये का पर महीने का आप एग्जामिशन ले सकते हो 2 बच्चों के लिए, राइट। रनिंग अलाउंस में आप क्या करोगे, 10,000 रुपये पर महीना या अलाउंस का 70%, दोनों में से जो लोअर फिगर आएगी वो अपनी माइनस कर दोगे, और जो बैलेंस बचेगा वो सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो 10,000 पर मंथ और 70% ऑफ अलाउंस आपको जो मिलता है, उन दोनों में से जो मिलेगा, मतलब जो लोअर वैल्यू आएगी वो आपने एज एन एग्जामिशन ले लेनी है। और ट्राइबल अलाउंस में क्या मतलब है,
200 रुपीज़ पर मंथ आपने एज एन एग्जामेशन लेनी है। ये आपके हो गए चारों के चारों अलाउंस जो ओल्ड रिजीम के अंदर एग्जेम्प्ट हुआ करते थे, पर अब न्यू रिजीम के अंदर ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो अमाउंट मिलेगी वो सारी की सारी एज अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल सैलरी आपकी ऐड हो जाएगी। अब इसके अलावा कुछ ऐसे अलाउंसेस भी बोले गए हैं जो कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर पर बेस्ड हैं। मतलब अगर आप उन अलाउंस को खर्च जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, पर जितनी लिमिट है उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते ना। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि आप इसे सी डी हर्ट से नाम याद रख सकते हो। सी डी हर्ट, CDHURT आप देख सकते हो। तो कन्वेंस, डेली हेल्पर, यूनिफॉर्म या रिसर्च या ट्रेवलिंग अलाउंस जो हैं, ये पहले ओल्ड रिजीम में बोला जाता था कि जितना खर्चा करोगे ना वो खर्चा ही आपकी एग्जेम्पशन मान लिया जाएगा, और आपने उस खर्चे को अपने टोटल वैल्यू में से माइनस कर देना है, और जो बैलेंस बचेगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अब न्यू रिजीम में क्या हुआ, 3 अलाउंसेस वैसे के वैसे रह गए। 3 ऐसे अलाउंस हैं जो फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट वाला है ना, वो अभी भी ओल्ड और न्यू में दोनों में सिमिलर है। मतलब उसमें अभी भी आपको एग्जाम्पशन अलाउड है। जितना खर्चा करोगे आप कन्वेंस अलाउंस में, जितना खर्चा करोगे डेली अलाउंस में, और जितना खर्चा करोगे ट्रैवलिंग अलाउंस में, तीनों में जितना जितना खर्चा करोगे चाहे ओल्ड है या न्यू है, आपको पूरा का पूरा वैल्यू वहां से माइनस करना है टोटल वाले में से, और जो बैलेंस बचेगा वो सैलरी में ऐड हो जाएगा। पर ये ऐसे 3 अलाउंसेज हैं, हेल्पर, यूनिफॉर्म एंड रिसर्च। इन तीनों में जितना खर्चा करोगे ना वो अब न्यू रिजीम में टैक्सेबल होने वाला है। मींस टू से खर्चे की एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। चाहे जितना मर्जी खर्चा करो, जितना मिलेगा बस वो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। कोई मैटर नहीं करता कि आप कितना खर्च कर रहे हो, कितना यूज कर रहे हो, कहाँ यूज कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता। क्लियर हो गया होगा। चलिए जी, अब हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे जिसका नाम है पर्केसेट। पर्केसेट एक अनदर बेनिफिट है जो अलाउंसेस के अलावा मिलता है आपको। तो इसमें क्या चीज़ बोली गई है, पहले तो ये देख लीजिएगा कौन से पर्केसेट यानी कौन से ऐसे इंसेंटिव है जो मैं आपको दे भी रहा हूँ तो आप टैक्सेबल नहीं करने वाले। सबसे पहले अगर मैंने एक एम्प्लॉय के रेजिडेंस में टेलीफोन लगवा दिया, रिफ्रेशमेंट कोर्स उसको दे दिए, कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी या फैसिलिटी उसको दे दी, या कोई उसकी ट्रेनिंग पे पैसा उसको लगा के दे दिया, या कोई मेडिकल फैसिलिटी कुछ सर्टेन कंडीशंस तक अगर उसको प्रोवाइड कर दी गई है, तो ये पांचों के पांचों चीज़ें अगर मैंने आपको दी हैं तो ये एग्जेम्प्टेड हैं। ये परकेसेट नहीं माने जाएंगे। मीन्स टू से ये बेनिफिट सैलरी में ऐड नहीं किए जाएंगे। क्लियर। अब कौन से ऐसे बेनिफिट है जिनको आपने माइंड में रखना है और जिनको आपने एज अ जिनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि परकेसेट कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, या जिसकी वैल्यू सरकार द्वारा कैलकुलेशन का तरीका बताया गया है और हमें वही फॉलो करना पड़ता है। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले देखिए ज़रा रेंट फ्री अकोमोडेशन, जिसको RFA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन में अगर तो आपको गवर्नमेंट का अकोमोडेशन दिया गया है तो जितनी गवर्नमेंट ने उस चीज़ की फ़ीस बताई है, लाइसेंस फ़ीस, वही आपकी परकेसेट वैल्यू बन जाएगी। वही आपने पर्क की वैल्यू यानी वही आपने सैलरी में ऐड कर देना है। नंबर 2, अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का अकोमोडेशन है, मीन्स कोई नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयर के अंदर आप लगे हो और उसने अपना कोई घर दिया है, अपने नाम वाला कोई घर दिया है, तो वहाँ पे आपने सिटी पॉपुलेशन बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है। अगर आप ऐसे सिटी में आपको दिया है घर जहाँ 15 लाख से कम की पॉपुलेशन है तो सैलरी का 5% लिया जाएगा। अगर 15 लाख से 40 लाख के विद इन रेंज आती है तो सैलरी का 7.5% ले लिया जाएगा। और अगर आप 40 लाख से ज़्यादा कोई बड़ी सिटी में रह रहे हो जैसे कि मुंबई, दिल्ली वगैरह में, तो वहाँ पे सैलरी का 10% एज अ परकेसेट वैल्यू बन जाएगा। क्लियर। लेकिन अगर सपोज एम्प्लॉयर का अपना घर है ही नहीं, उसने आपको किसी से रेंट पे लेके दिया है घर, अब एम्प्लॉयर आपके बिहार पर वो रेंट दे रहा है आपके लिए, राइट। और वो हो सकता है दो चीज़ें करेगा, फिर यहाँ पे क्या करेगा, जितना रेंट एज अ कंपनी आपके लिए पे करके दे रही है उस घर का, और सैलरी का 10%, दोनों में से जो लोअर फिगर होगी ना वो आपको एज अ परकेसेट वैल्यू यहाँ पे कंसीडर करनी है। तो पहले आपको ये देखना है कि घर एम्प्लॉयर का है या एम्प्लॉयर ने किसी रेंट से लेके दिया है। तो अगर एम्प्लॉयर का है तो सिटी पॉपुलेशन बेसिस पे जजमेंट लेगी, लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने रेंट पे लिया है तो फिर आपको रेंट के साथ एक्चुअल कंपैरिजन करना पड़ेगा और सैलरी का 10% कंपेयर करके जो लोअर फिगर आएगी वो आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। क्लियर। तो अब देखिए ज़रा आपका फर्निश्ड वाला केस आ जाता है। अब कौन सा केस है आपका, फर्नीचर वाला। तो फर्नीचर वाले केस में आपको क्या बोला जाएगा, जो आपने अनफर्निश की वैल्यू निकाली है यानी जो आपने ऊपर से वैल्यू निकाली उसके अंदर आपने फर्नीचर की कॉस्ट का 10% पूरे साल के बेसिस के ऊपर ऐड कर देना है। अगर नंबर ऑफ मंथ के बेसिस पे है तो 10% इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कर देना है। और अगर सपोज करो फर्नीचर भी रेंट पे लेके दिया गया है, देखो अगर तो फर्नीचर अपना है, एम्प्लॉयर ने अपना फर्नीचर दिया है
तो फिर उस चीज़ की कॉस्ट का 10% लेना है। लेकिन अगर फर्नीचर रेंट पे लेके दिया गया है तो फिर उस फर्नीचर की रेंटल वैल्यू ले लेनी है। तो सिंपल सी बात है, अनफर्निश निकाल के फर्नीचर की वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा। अगर कॉस्ट है तो 10% लेके ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद एक छोटा सा केस है। अगर मैंने होटल रूम के साथ आपको मतलब होटल रूम में रहने के लिए दे दिया है, घर वगैरह दिया ही नहीं है, तो वहाँ पे आपने सैलरी का 24% देखना है और जितना होटल रूम का किराया होगा उन दोनों में से जो लोअर फिगर आएगी वही आपकी पर केसेट वैल्यू बना दी जाएगी। चलिए, और सैलरी का मतलब इस केस में थोड़ा डिफरेंट होगा। इसमें बेसिक सैलरी लेना है, डीए फॉर रिटायरमेंट पर्पस मैं बोल चुका हूँ वही लेना होता है आपने। बोनस भी ऐड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। कमीशन भी ऐड करना है और अलाउंसेस सारे ऐड करने हैं, एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस को छोड़कर जितने भी टैक्सेबल अलाउंसेस है वो सारे आपने ऐड यहाँ पे करके वैल्यू सैलरी की बनानी है। और जो वैल्यू आएगी सैलरी की उसका 10% 5% जो भी बोला होगा वो आपने करना है। चलिए जी, अब इसके बाद अगला केस आता है मोटर कार का परख। मोटर कार मतलब मैंने आपको कार वगैरह यूज़ करने के लिए दे दी है, कोई कार आपको दे दी है, तो इसमें सिर्फ मेन केसेस मैंने अब इस मैराथन में कवर करे हैं। तो आप देखोगे सबसे पहले ये वाला केस समझिएगा और ये दो या एक तीन ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहले एम्प्लॉयर की गाड़ी है, एम्प्लॉयर ने खर्चे दिए दोनों काम के लिए। मैंने आपको गाड़ी दी, सारे खर्चे भी मैं ही दे रहा हूँ और आपने उन दो मतलब मेरे काम के लिए भी कार को यूज़ किया, अपने पर्सनल काम के भी कार को यूज़ किया। चाहे क्वेश्चन कोई भी बोल दे, कुछ लाइनें लिख दें, 100 देखो आपने सिर्फ ये चीज़ें चेक करनी है, ठीक है जी। आपने सिर्फ ये चीज़ें चेक करनी है। अगर ये चीज़ें हैं तो आपको इस तरह से कैलकुलेशन करनी है। चाहे क्वेश्चन चाहे आपको जितनी मर्जी लाइनें दे दे, मैं बोल रहा हूँ ना, इस चीज़ों को आपने याद रखना है। बस ये 3 चीज़ें फाइंड आउट कर लो और आपने लिखना क्या है। अगर 1.6 से कम की कार दी गई है, छोटी कार जिसको 1.6 क्यूबिक कैपेसिटी लीटर से कम की कार दे दी गई है, छोटी कार दे दी गई है, तो आपने 1800 पर मंथ लेना है। और अगर ड्राइवर है तो 900 रुपये ऐड कर देना है साथ में पर मंथ का। और अगर बड़ी कार है तो 2400 रुपये पर महीना आपने कंसीडर करना है। क्लियर? लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा केस कौन सा है? दूसरा है अगर एम्प्लॉय की गाड़ी है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब एम्प्लॉय की गाड़ी है, एम्प्लॉयर की नहीं। अब दूसरे केस में एम्प्लॉय की गाड़ी है, एम्प्लॉयर ने खर्चे दिए हैं और दोनों कामों के लिए यूज किए जा रही है। तो वहां पे आपने जो फिगर पहले निकाली थी ना, उस फिगर को अब खर्चे कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर ना, तो उन खर्चों से माइनस कर दिया जाएगा। तो बस इतना ही फर्क है, पहले आपने यही वैल्यू लेनी है। अब जो वैल्यू आई होगी, अगर उसमें केस बदल गया, एम्प्लॉय वाला केस आ गया, तो बस आपको जो खर्चा दिया है उसमें से वही फिगर माइनस कर देनी है जो आपने ऊपर से निकाली होगी। क्लियर? लेकिन अब लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट केस है। कई बार ये आता है कि एम्प्लॉयर की गाड़ी है, अब एम्प्लॉय ने खर्चे दिए हैं, पर्सनल यूज के लिए यूज किया है उस चीज को। वैसे यहां पे करेक्ट करो एक मिनट, करेक्ट करो एक मिनट, यहां पे एक करेक्शन है, यहां एम्प्लॉयर ही खर्चे देगा। सुन लो, एम्प्लॉयर की गाड़ी और एम्प्लॉयर ही खर्चे दे रहा है, ये सही कर लेना, एम्प्लॉयर ही खर्चे देगा। और पर्सनल काम के लिए अगर देगा तो फिर ये केस आपका यूज होने वाला है। जितने खर्चे एक एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी के दिए होंगे और जितनी उस गाड़ी की डेप्रिसिएशन बनेगी, मीन्स टू से 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट जो बनेगा वो आपने साथ में ऐड कर देना है। तो ये सही कर लीजिएगा, एम्प्लॉयर है। चलिए जी, उसके बाद अब बहुत सिंपल सिंपल रूल है, तो मेरे ख्याल से बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर सर्वेंट वगैरह मैंने आपको लगा के दिया है और उसका खर्चा भी एम्प्लॉयर देता है, तो जितना खर्चा देता है वो ऐड कर दीजिएगा। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल वगैरह भी एम्प्लॉयर देता है, तो जितना वो देता है उतना ऐड कर दीजिएगा। टिकट्स वगैरह उसने दी हैं, जितने की टिकट्स दी हैं उसकी वैल्यू ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं सिंपल सिंपल बोल रहा हूँ, अब पता है कि क्या करना है। जितनी वैल्यू वो देगा, मतलब जितनी वैल्यू उस चीज़ की पे करेगा एम्प्लॉयर, उतनी वैल्यू हम सैलरी में ऐड कर देंगे। इसमें कोई एग्जाम्शन अलाउड नहीं है। लेकिन अब एग्जाम्शन का नाम आया है तो सुन लो जरा। अब आते हैं कोई फूड या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का पॉइंट मैंने आपको दिया। अगर ये ओल्ड रिजीम का केस है, अगर यहाँ पे ये चीज़ ओल्ड रिजीम वाला केस है, तो फिर आपने देखना है कि अगर कोई मील आपको दिया गया है, यानी मील आपके एम्प्लॉयर ने आपको प्रोवाइड किया है, तो ओल्ड रिजीम के अंदर उस मील का 50% एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब पर मील 50 रुपीज़ आपके एग्जेम्प्ट हो जाएंगे हर दिन के, पर डे के। 1 डे के 1 मील के कितने रुपए हो जाएंगे? यहाँ पे 50 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे आपकी टोटल वैल्यू में से, अगर ओल्ड रिजीम वाला केस है तो। लेकिन अगर ये ओल्ड रिजीम का केस नहीं है, न्यू रिजीम का केस है, तो फिर ये एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब है जितना मैंने मील आपको दिया होगा वो पूरा का पूरा मील आपका क्या ऐड हो जाएगा? आपकी टैक्सेबल वैल्यू में ऐड हो जाएगा। दैट्स इट, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। तो अगर ओल्ड रिजीम है तो 50 रुपीज़ एग्जेम्प्ट कर देने हैं हर दिन, हर मील के 50 रुपये। लेकिन अगर ओल्ड रिजीम नहीं है तो फिर आपने कुछ माइनस नहीं करना, जो वैल्यू है सीधी अपने टैक्सेबल कॉलम में डाल दो, बात खत्म। चलिए, उसके बाद है अगर कोई गिफ्ट वाउचर वगैरह है
तो अगर तो सिंपल सी बात है, गिफ्ट वाउचर की वैल्यू 5,000 से कम है तो फिर वो पर की नहीं है, मतलब 5,000 से कम का गिफ्ट आपके लिए गिफ्ट नहीं माना जाएगा, मीन्स वो सैलरी इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो 5,000 से ज़्यादा की वैल्यू का गिफ्ट है तो फिर वो चीज़ पर्क भी बन जाएगी और आपकी सैलरी इनकम में ऐड भी हो जाएगी। फिर उसके बाद आते हैं, अगर मैंने कोई आपको मूवेबल एसेट यूज़ करने के लिए दे दी है। अब देखो, लैपटॉप कंप्यूटर तो आजकल नॉर्मल रूटीन में यूज़ किया करने के लिए दिया जाता है, तो वो चीज़ निल हो जाएगी। मीन्स वहाँ पे आपको कोई चीज़ बेनिफिट नहीं है, क्योंकि लैपटॉप कंप्यूटर आजकल नॉर्मल चीज़ है, वो बेनिफिट नहीं माना जाता। पर इसके अलावा मैंने अगर आपको कोई और मूवेबल एसेट दे दी है तो फिर आपने एक्चुअल कॉस्ट का 10% अपनी सैलरी की इनकम में ऐड कर देना है। क्लियर? अब आते हैं, अगर मैंने आपको बोला कि सपोज करो मैंने आपको यूज करने की बजाय मैंने कहा ये लो, रख लो परमानेंटली, मैंने आपके नाम पे कर दी कोई चीज, मैंने कहा मूवेबल एसेट परमानेंटली आप ले लो। तो परमानेंटली अगर मैंने आपको कंप्यूटर वगैरह दे दिया, अब परमानेंटली मेरे यूज की आपकी यूज हो गई ना, इसका मतलब डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट आएगा बीच में। अब मेरा यूज खत्म, आपका यूज शुरू हो जाएगा। तो आपने अगर इलेक्ट्रॉनिकल आइटम ली है तो 50% फिगर देखनी है डेप्रिसिएशन की। अगर आपने मेरे से मोटर कार परमानेंटली ले ली है, मीन्स मैंने अब आपको यूज़ करने के लिए नहीं दिया, मैंने कहा ले जाओ परमानेंटली, अब आपके नाम पे है मेरी मोटर कार, तो वहाँ पे 20% लेना है आपने रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे डेप्रीसिएशन। लेकिन अगर कोई इन दोनों के अलावा कोई और मूवेबल एसेट मैंने आपको दी, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह मैंने आपको दे दी, सेल कर दी, तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड का 10% डेप्रीसिएशन निकाल के जो फिगर बनेगी वही आपकी वैल्यू एज अ पार्ट ऑफ बेनिफिट माना जाएगा। ठीक है जी, ये थोड़ा प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, बट इतना आप वैल्यूज को याद रख लोगे तो इट इज सफिशिएंट। चलिए, अब क्रेडिट कार्ड के कुछ खर्चे दे दिए मैंने आपको, यू नो वेरी वेल क्या करना है, सीधे सीधे सैलरी में ऐड कर दो, जितना क्रेडिट कार्ड के खर्चे थे, जितना क्लब बिल के खर्चे थे, वो सारे के सारे ऐड कर दो जी। चलो, अब इंटरेस्ट फ्री लोन का भी एक पॉइंट जरूर देखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि अगर इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन आपको दिया गया है, यानी एक एम्प्लॉयर ने बोला कि बाहर बैंक से महंगा लोन पड़ता है, कोई बात नहीं, एक एम्प्लॉयर आपको सस्ते में लोन दे रहा है, मतलब बाहर 10% है और आपको एम्प्लॉयर ने 7% दे दिया, तो कितने परसेंट का बेनिफिट दिया उसने? 3% का बेनिफिट दिया। तो जो 3% का बेनिफिट है वो आप अपनी सैलरी इनकम में ऐड करोगे, पर बे प्रोवाइडेड एक कंडीशन है। वो क्या है कि आपको ये देखना है कि लोन की अमाउंट 20,000 से ज़्यादा तो है ना। अगर लोन की अमाउंट 20,000 से ज़्यादा है ही नहीं है ना, फिर ये पॉइंट का कुछ मतलब नहीं है, फिर ये चीज़ एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मीन्स टू से आपको सैलरी में ऐड नहीं करना है, लेकिन सैलरी में ऐड ही नहीं करना है अगर 20,000 से कम वैल्यू है या 20,000 की वैल्यू है। लेकिन 20,000 से ज़्यादा का लोन है तो फिर जितना बेनिफिट होगा उतनी बेनिफिट की वैल्यू आपने ऐड कर देनी है। दैट्स इट। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर परकेसिट एज वेल। तो अब हम फाइनली करने वाले हैं लास्ट में पॉइंट प्रोविडेंट फंड का, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद माना जाता है। देखिए जी, प्रोविडेंट फंड में भी मैंने वो पॉइंट रखा है जो नॉर्मली हर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। उसका नाम क्या है? रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। वैसे तो 4 तरह के प्रोविडेंट फंड है, लेकिन आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज। ये तीनों अगर आपके पेपर में आ भी जाते हैं तो आपको इन तीनों को इग्नोर करना है, मीन्स टू से कुछ भी नहीं करना है इन सभी का, स्पेशली इन केस ऑफ सैलरी टैक्सेबल इनकम। मतलब सैलरी की कैलकुलेशन में इन तीनों का कोई रोल नहीं है, सिर्फ रिकॉग्नाइज यानी आरपीएफ का रोल माना जाएगा। और आरपीएफ में भी आपने किसका देखना है? सिर्फ एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, इस चीज को देखना है। मींस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इज ओनली कंसीडर, एंड वो कितना लिया जाएगा? 12% से ज्यादा जितना भी है वो लिया जाएगा। मान लो 14% किया गया है ना कंट्रीब्यूशन, तो 12% उसमें से माइनस हो जाएगा, सिर्फ 2% वहां पे टैक्सेबल वैल्यू में ऐड होगा, ये याद रखिएगा। आई थिंक सो समझ में आ गया। 12% आपने नहीं लेना है, जितना भी दिया होगा उसका 12% माइनस कर देना, जितना बाकी बचेगा वो एज अ बेनिफिट सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब ये तो था कंट्रीब्यूशन। अब उसके बाद सपोज करो प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना है तो इंटरेस्ट भी मिल सकता है, मुझे फायदा मिलेगा इन रिटर्न। तो वो चाहे एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन से हो या एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन से, इंटरेस्ट लेना ही है। और इंटरेस्ट पे भी आपको एग्जेम्पशन मिल रही है, कितनी? 9.5%। मतलब सपोज करो मैंने आपको 10% का इंटरेस्ट दिया है, तो आप उसमें से 9.5 माइनस कर दोगे तो 0.5% जो है वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगा, यानी वो सैलरी में ऐड हो जाएगा। चलिए जी, तो ये भी आपका प्रोविडेंट फंड डन हो गया। तो अब प्रोविडेंट फंड में क्या सैलरी का मतलब है? अब सैलरी सैलरी हम बात कर रहे हैं ना, सैलरी का इतने परसेंट, सैलरी का उतने परसेंट। तो सैलरी का मतलब है बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस रिटायरमेंट के लिए, और कमीशन ऑन अ सेल, सेल के बेस पे कमीशन। ये तीन चीजें एचआरए में भी पड़ी हैं। तो एचआरए और प्रोविडेंट फंड की जो सैलरी का मतलब है वो बिल्कुल सिमिलर है। और इन केस ऑफ आरएफए यानी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में जो सैलरी बताई थी उसमें 2-4 चीजें ऐड और होनी है। आई थिंक क्लियर है। चलिए, अब इसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात आती है, जो एक बिल्कुल कहते हो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मींस कभी ज़्यादा आता नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा,
कभी आप बात करोगे तो 5 नंबर के लिए ही बड़ी मुश्किल से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं। तो फिर भी अगर आप ओवरव्यू लेना चाहते हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर ग्रेच्युटी का केस है, आपको सर्विस के दौरान आप ग्रेच्युटी ले रहे हो तो फुली टैक्सेबल है। रिटायरमेंट में गवर्नमेंट के बच्चे बनकर लोगे तो फुली एग्जेम्प्ट है। अगर गवर्नमेंट के बच्चे नहीं हो तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि आप पोगा में आते हो या पोगा में नहीं आते। अगर आप पोगा में आ जाते हो तो फिर आपको कितनी राहत दे दी जाएगी, कितनी एग्जेम्पशन, अब ये एग्जेम्पशन है, कितनी एग्जेम्पशन दी जाएगी अगर आप पोगा में आते हो? 20 लाख रुपए दे दी जाएगी, मतलब इन तीनों का सबसे कम वैल्यू दे दी जाएगी। अब तीनों में क्या आता है, जितना 20 लाख बनता है वो देख लो, एक्चुअल ग्रेच्युटी कितनी मिल रही है वो देख लो, और तीसरे नंबर पे 15 दिन की सैलरी देख लो। 15 दिन का मतलब है 15 डिवाइड बाय 26, और जितना लेंथ ऑफ सर्विस यानी जितना सर्विस आपने दी है मल्टीप्लाई बाय सैलरी, जितनी सैलरी बनती है। ये फॉर्मूला लगेगा आपका 15 डिवाइड बाय 26, जितना आपके टोटल सर्विस आपने प्रोवाइड करी है मल्टीप्लाई बाय सैलरी, जितनी आपकी सैलरी पर मंथ यानी आपने लास्ट महीने में ड्रॉ करवाई है वो। तो ये आपने फॉर्मूला लगाना है, और वो फॉर्मूले के बेसिस पे जो वैल्यू आएगी, इन तीनों की जो सबसे वैल्यू कम होगी वो आपकी ग्रेच्युटी में से माइनस हो जाएगी, और जो स्टिल बैलेंस बचेगा वो आपकी टोटल सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये था पोगा का। लेकिन अगर आप नॉन पोगा में आते हो, मीन्स पोगा यानी मोगा जी में नहीं आते हो, तो वहाँ पे पहले 2 पॉइंट सिमिलर हैं, लेकिन तीसरा है हाफ मंथ। अब बच्चे कहेंगे सर हाफ मंथ भी तो 15 दिन ही होते हैं। अरे नहीं, हाफ मतलब हाफ ही होता है। वहाँ 15 बाई 26 डेज में कन्वर्ट नहीं करना है, वहाँ पे 15 बाई 26 है, यहाँ 1/2 ही लेना है। क्लियर? और यहाँ पे जो 1/2 लेना है उसमें भी आपने जितने साल कंप्लीट किए वो मल्टीप्लाई कर दो, और मल्टीप्लाई में अब आपने 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है। 10 महीने की एवरेज सैलरी लेनी है, एवरेज सैलरी लेनी है। क्लियर? वो एक प्रैक्टिकल पॉइंट है, आप मेरी आराम से वीडियो में जाके देख सकते हो अगर समझना होगा तो। क्लियर? चलिए, तो इसमें सैलरी का मतलब भी आपको बता दिया, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब पेंशन को जल्दी से क्लियर करो। पेंशन सिंपल सी बात है, पेंशन में ये बोला गया है, देखो ज़रा यहाँ पे, पेंशन में ये बोला गया है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, रिटायरमेंट के केस में फुली एग्जेम्प्ट है, और अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई नहीं हो तो आपको 2 चीज़ें चेक करनी है, ग्रेच्युटी मिलती है कि नहीं मिलती। अगर मिलती है तो 1/3 कर देना, अगर नहीं मिलती है तो 1/2 कर देना, दैट्स इट। अगर मिल रही है ग्रेच्युटी तो 1/3, अगर नहीं मिल रही है तो 1/2। किसका? टोटल पेंशन का। और टोटल पेंशन का फॉर्मूला ये रहा। टोटल पेंशन में जितनी कम्यूटेड पेंशन है, यानी जितनी पेंशन आपने एक साथ ली होगी, कम्यूटेड मतलब जो एक साथ आपने लमसम में ली होगी, उसको जितना आपने कन्वर्ट किया होगा, मतलब लमसम में जितना पैसा कन्वर्ट किया होगा उतनी परसेंट से डिवाइड कर देना, आपको टोटल पेंशन मिल जाएगी। चलिए जी, अब इसके बाद लास्ट में आता है लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट मतलब जो आपने छुट्टियों के पैसे लिए, छुट्टियों के पैसे मिलते हैं यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, सिंपल सी बात है, अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 4 चीज़ें चेक कर लेना। चारों में जो सबसे छोटी अमाउंट आएगी वो वो आपकी लीव एनकैशमेंट में से माइनस हो जाएगा, और जो बैलेंस बचेगा वो सैलरी में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 चीज़ें कौन सी हैं? 25 लाख रुपये एज अ स्टैट्यूटरी लिमिट देखना है आपने, या फिर जितनी आपको लीव सैलरी मिल रही है वो ले लेना। 10 मंथ सैलरी बेसिस पे देख लेना क्या आंसर आता है, और जितना कैश आपने अनअवेल्ड लीव पे लिया, अनअवेल्ड मतलब जितनी सैलरी आप मतलब जितने दिन आपने छुट्टियां नहीं ली थी उतने दिन के कितने पैसे बनते हैं, ये चारों चीज़ों को कंपेयर करना है, और जो सबसे छोटी फिगर आएगी वो आपके लिए क्या मान ली जाएगी, एज अ सैलरी मतलब एज एन एग्जाम्शन मान ली जाएगी, और वो एग्जाम्शन आपने लीव सैलरी में से माइनस कर देनी है, और बैलेंस आपको सैलरी में ऐड कर देना है। क्लियर? चलिए, अब फाइनल पॉइंट आपका बनता है इस चैप्टर का डिडक्शन का। तो देखिए जी, डिडक्शन में क्या बोला गया, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम के बेसिस पे 3 डिडक्शंस आपको मिलती हैं अगर आप ओल्ड रिजीम में बात कर रहे हो। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड रिजीम तो तीनों डिडक्शन मिलेंगी, तीनों की तीनों। कौन कौन सी? स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलेगी आपको 50,000 रुपीज़ ओल्ड रिजीम में, ठीक है जी। एंटरटेनमेंट अलाउंस पर ये मिलेगा सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, कैसे मिलेगा वो आपको बता दिया। और एक मिलेगा प्रोफेशनल टैक्स, चाहे एम्प्लॉयर पे करे चाहे एम्प्लॉय पे करे, ये भी आपको ओल्ड रिजीम में मिलेगा। पर न्यू रिजीम में सिर्फ पहली डिडक्शन मिलेगी, ये दोनों नहीं मिलेंगी। न्यू रिजीम में जो पहली डिडक्शन है उसका भी 50 से कितना हो गया है, अब 75 हो चुका है आपके इस असेसमेंट ईयर के पर्पस के लिए। दैट इज 25-26 की कैलकुलेशन करते दौरान आपको 75,000 लेना है अगर न्यू रिजीम है, और अगर ओल्ड है तो 50,000 कंसीडर करना है। दैट्स ऑल दिस अबाउट। क्लियर?
तो ये हो गया आपका सैलरी का चैप्टर फिनिश। चलिए अब हाउस प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जी, हाउस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बिल्कुल छोटा सा है, जल्दी से 10 मिनट में फिनिश करते हैं। तो देखिए जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको 3 चीज़ें समझनी होती हैं कि आपके पास अब 3 चीज़ें नहीं 2 ही चीज़ें हैं। एक घर आपका लेट आउट होता है, एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। 2 तरह के घर होते हैं, राइट? बेसिक तो अब अंडरस्टैंड है ना? चलिए, तो एक लेट आउट मतलब जो रेंट पे दिया है, सेल्फ मतलब जिसमें आप रहते हो। सरकार ने बोला दोनों चीज़ें करनी होती हैं। पहला, लेट आउट के केस में आप देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले निकाल लेना है जीएवी क्या बनता है, उसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस माइनस कर देना, एनएवी आंसर आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो इसी का 30% लेना है, तो कोई इशू नहीं है। और फिर आपने एक हाउस लोन लिया होगा, उसका जो इंटरेस्ट आपने पे किया होगा ना, वो आप माइनस कर देना, आपको मिल जाएगी आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम। मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई फायर का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, लाइट का खर्चा, कोई एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा कुछ भी खर्चे दिए होंगे वो आपने इस फॉर्मेट में कंसीडर नहीं करने हैं। कुछ भी कहा हो नहीं कंसीडर करना है, सिर्फ ये फॉर्मेट में जो आया है वही लेना है। क्लियर? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये था लेट आउट। इसमें आप न्यू रिजीम की बात करो चाहे ओल्ड रिजीम की बात करो, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पे लेट आउट के केस में यानी रेंट पे दिए गए मकान वाली कैलकुलेशन के केस में आपको कोई बदलाव नहीं करना है। न्यू रिजीम आ जाए, ओल्ड रिजीम आ जाए, ये फॉर्मेट भी वही रहेगा, कैलकुलेशन भी वही रहेगी, सब चीज़ें सिंपल सही रहेंगी। लेकिन ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है? किराया तो मिलेगा नहीं, तो जीए भी निल हो गया। म्यूनसिपल टैक्सेस भी ऑटोमेटिकली सरकार ने कहा नहीं मिलेंगे। अब ये दोनों निल हैं तो एनएवी भी निल होने वाला है। अब एनएवी निल है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी निल होने वाली है। डन। तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आपको सिर्फ एक चीज बची जो आपने लेनी है, और वो भी कब लेनी है? ओल्ड रिजीम के अंदर। अगर न्यू रिजीम है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ही निल हो जाएगा। मींस टू से कुछ भी लिखना नहीं है। मतलब सर इसका फॉर्मेट बनाना जरूरी है, अगर थ्योरी में कर रहे हो तो बना देना, लेकिन अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो फिर एक नोट लिख के आ सकते हो कि इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड देयर इज नो इनकम इन एनी केस। कोई इनकम नहीं रहती आपके पास, कोई लॉस नहीं रहता आपके पास, क्योंकि सारा फॉर्मेट निल हो जाता है। ठीक है? सिर्फ ओल्ड रिजीम के अंदर पूरा फॉर्मेट निल नहीं रहता, उसमें एक चीज आ जाती है और वो भी क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब तो क्लियर है? अब तीनों चीजें बता दी, चलो जल्दी से आगे। अब सबसे पहले अगर लेट आउट का केस है या किसी भी तरह का केस है तो जीए भी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखो, सेल्फ में तो निकालना नहीं है, सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो निकालना ही नहीं है। तो वेरी सिंपल, आपको किस केस में निकालना है? लेट आउट के केस में निकालना है। तो लेट आउट के केस में आप देखो जरा, सबसे पहले केस नंबर 1 में अगर कुछ भी नहीं है, सिंपल केस है। सिंपल मतलब कोई घर खाली नहीं रहा, कोई वैकेंसी नहीं है, कोई अनरिलाइज रेंट नहीं है, किसी ने मतलब सारा कुछ रेंट पे मिला है, सब कुछ है। तो वहां पे आपको घर की एफआरवी जो दी होगी और जो एमवी दी होगी उनका हायर देख लेना। फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करते हुए लोअर देख लेना, जिसको एस्टिमेटेड रेंट बोला जाएगा। और फिर एस्टिमेटेड रेंट को एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करके जो आंसर आएगा उसको जीएवी बना दिया जाएगा। अब इसी केस के एडवांसमेंट में अगर क्वेश्चन में आपको वैकेंसी आ जाए, वैकेंसी का मतलब क्या है? अगर आपको घर मतलब अगर आपका घर खाली है, मींस आप देना तो चाहते थे रेंट पे पर कोई आया ही नहीं, तो उस केस में आपने जीएवी कैसे निकालनी है? जो जीएवी आया होगा ना इस केस में, उसी में से क्या कर देना है? वैकेंसी वाला पीरियड माइनस कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। ऊपर वाले केस में ही क्या करोगे? जो जीएवी का आंसर आया है ना, उसी जीएवी वाले आंसर में से क्या करोगे? वैकेंसी जितने पीरियड की है, जितने महीने की है, वो माइनस कर दोगे। दैट्स ऑल। चलिए, तीसरा केस है आपके पास, अगर आपका केस सेल्फ ऑक्यूपाई है। अरे भाई अभी तो पढ़ा, सेल्फ ऑक्यूपाइड में जीएवी आ ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज यू डोंट हैव एनी टाइप ऑफ इनकम रिगार्डिंग द रेंट। आपके पास इनकम तो होती नहीं है, तो ऑटोमेटिकली इसमें एनुअल वैल्यू क्या रहेगी? निल रहेगी। हम पढ़कर आ चुके हैं। कोई म्यूनसिपल टैक्सेस भी नहीं मिलेंगे क्योंकि वो भी जीरो है। और इंटरेस्ट सिर्फ कब मिलेगा? ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। अभी अभी फॉर्मेट देखा है, समझ गए हो ना? चलिए, उसके बाद आते हैं, अगर आपका घर आधे साल के लिए लेट आउट रहा है, आधे साल के लिए सेल्फ रहा है, या जितने पीरियड मतलब थोड़े थोड़े टाइम के लिए रहा है, तो वहां पे ना सोचना नहीं है। वहां पे ये मत सोचना कि अब सर डिवाइड करना है मंथ वाइज। अरे नहीं, मंथ वाइज डिवाइड नहीं करना है एआर को छोड़कर, क्योंकि एआर तो उतने महीने का ही मिलेगा ना जितने महीने के लिए रहा होगा लेट आउट में, राइट? तो एआर की बात नहीं कर रहा मैं, जो बाकी जिसके साथ आपने कंपेयर करना है, एफआर हो गया, एमबी हो गया, उन सब चीज़ों को भी आपने मंथली डिवाइड नहीं करना है।
अगर पार्ट ईयर में डिवाइड मतलब पूरे साल में आपने आधा लेट आउट किया, आधा सेल्फ किया, मतलब कुछ महीने के लिए लेट आउट है, कुछ महीने के लिए सेल्फ है, तो जो एस्टिमेटेड रेंट लेना है ना आपने, एसआर एफआर, वो डिवाइड मत करने लग जाना, ये चीज़ याद रखना। लेकिन 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 अगर 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 आपका घर पोर्शन वाइज डिवाइडेड है, मतलब आपका घर है और उसको 2-3 टुकड़ों में बांटा हुआ है, यानी एक में लेट है, एक में सेल्फ है, राइट? तो वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आपने जो ये एफ आर एम आर एस आर है ना, इनको भी डिवाइड आपने करना है। फिर आपको इनको भी डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप ये सारी चीज़ें समझ आ गई। चलिए आगे। अब इसके बाद आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट वो होता है जो आपको मिला ही नहीं, जो आपको मिला ही नहीं है, मतलब जो घर में रह रहा था बंदा टेनेंट, वो आपको दे ही नहीं पाया, या वो देने से पहले भाग गया, जो भी कह लो, आपको मिला नहीं है। तो वहाँ पे जब तक वो रेंट नहीं मिलेगा, आपको इस साल के अंदर वो ऐड नहीं करना है। मतलब आपको सिंपल सी बात है, एआर के अंदर जो एआर मिला है ना आपको, एक्चुअल रेंट जो मिल रहा है आपको, जो रेंट मिल रहा है आपको, उसमें से जितने महीने का रेंट आपको, मैं वैकेंसी नहीं बोल रहा, मैं वैकेंसी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ वैकेंसी के अलावा जितने महीने के लिए वो बंदा वहाँ पे रहा, रहने के बावजूद उसने रेंट नहीं दिया है, वो वाला रेंट एआर में से माइनस कर देना है। चलिए जी, ठीक है। फिर आते हैं म्यूनसिपल टैक्सेस पे। म्यूनसिपल टैक्सेस तो मैं बता ही चुका हूँ कि आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड में तो लेने नहीं है। उसके अलावा म्यूनसिपल टैक्सेस जितने पेड हुए हैं ना, पेड पेड मतलब ड्यू वाले नहीं लेने, जितने इस साल जस्ट पे किए हैं। सुन लो एक मेरी बात, इस साल मतलब जो पिछले साल की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर में पे किए हैं ना, सिर्फ वही लेने हैं। और दूसरी चीज़, सपोज बहुत पहले सालों के भी आपने पिछले साल पे किए हैं, वो भी ले लेने हैं, पर ड्यू नहीं लेने, ड्यू नहीं लेने। क्लियर? और एक और चीज़, जो ऑनर ने पे किए हैं ना, वही लेने हैं। टेनेंट द्वारा अगर पे हुए हैं वो नहीं लेने, बस इतना याद रख लेना। चलिए, अब आते हैं डिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पे। डिडक्शन दो तरह की होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट वाली डिडक्शन। स्टैंडर्ड तो सिंपल है, 30% ऑफ एनएवी, कोई इशू नहीं है। इंटरेस्ट के अंदर आपको दो तरह का इंटरेस्ट लेना है, जो पिछले साल का, तो मेनली आपको इंटरेस्ट का देखना है। इंटरेस्ट आपका क्या है, प्रीवियस ईयर का और पीसीपी का। प्रीवियस ईयर मतलब जो पिछले साल का इंटरेस्ट है, और पीसीपी मतलब ऑब्वियसली जो कंस्ट्रक्शन पीरियड, मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का इंटरेस्ट है। तो दोनों निकालने ज़रूरी है। मैं पीसीपी की सजेशन देता हूँ कि आप एक बार कैलकुलेशन सीख लेना, मेरी मेन वीडियो के अंदर जाकर, यहाँ मैराथन में मैं स्टेप बता दूंगा, रिपीट कर दूंगा, देख लो ज़रा। तो क्या करना है, पहले तो याद रखना है किस चीज़ का, कि आपको प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट कैसे निकालना है। अरे वो तो बहुत सिंपल है ना, जितना लोन की अमाउंट होगी और जितना पिछले साल का इंटरेस्ट रेट होगा, बस वो ले लेना, बात खत्म, डन। लेकिन पीसीपी यानी प्रायर कंस्ट्रक्शन पीरियड, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले को कैसे कंसीडर करना है आपने, उसके लिए मैंने बहुत सिंपल रूल बताया हुआ है। आपको 6 स्टेप्स कंसीडर करने हैं, और वो 6 स्टेप्स में क्या आता है वो देख लीजिएगा आप। सबसे पहले लोन कब लिया वो देख लेना, कंप्लीशन कब हुई है कंस्ट्रक्शन की वो देख लेना, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले जस्ट जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है ना, वो कब हुआ है वो देखना है। और फिर ना स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 3, इन दोनों के बीच में पीरियड कैलकुलेट करना है। मतलब अगर ईयर में आ रहा है तो ईयर ले लेना, अगर मंथ में आ रहा है तो मंथ ले लेना, डन। और फिर आपने अप्लाई करना है फॉर्मूला। और याद रखना, फॉर्मूला अप्लाई करते समय लोन अमाउंट को रेट के साथ तो कर दिया, जब आप पीरियड ले रहे हो ना, अगर तो ईयर में ले रहे हो तो अच्छी बात है, अगर मंथ में ले रहे हो, जैसे सपोज 21 मंथ ले रहे हो, तो डिवाइड हमेशा 12 से करना है, ये याद रखना, क्योंकि हम पर मंथ बेसिस पे अपोर्शनेट करते हैं इस वजह से। और लास्ट में आता है, जितना आंसर आपका आ जाएगा फिफ्थ स्टेप का, जितना आंसर आपका फिफ्थ स्टेप का आ जाएगा, उसमें आपने डिडक्शन कितनी अलाउ करनी है, सिर्फ 5, 1/5। यानी सपोज करो आपका 20,000 का आंसर आया, ठीक है, आपका 20,000 आंसर आया, आपने डिवाइड से 5 कर दिया, तो सिर्फ 4,000 आपको लेना है इस साल। यानी मीन्स टू से, आपको जब इस साल का इंटरेस्ट लेना है तो पिछले साल का जो बनेगा, और पीसीपी का कितना लेना है, सिर्फ 4,000, जो मैंने एज एन एग्जाम्पल अभी आपको दिया। क्लियर? ये मतलब है, और ये दोनों का कंबाइन करके फॉर्मेट में डाला जाएगा। चलिए जी, तो दिस इज ऑल अबाउट योर डिडक्शन एंड हाउस प्रॉपर्टी एज वेल। बस एक चीज़ जाते जाते इस चैप्टर को याद से रखिएगा, कि इंटरेस्ट जो है वो डिडक्शन सिर्फ ओल्ड में अलाउड है, मैंने बोला था, न्यू के अंदर अब अलाउड नहीं है। और जो ओल्ड के अंदर अलाउड है ना, उसमें भी ये पॉइंट कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। ओल्ड के अंदर भी आपसे कभी कभी ये पॉइंट पूछ लिया जाता है कि अगर आपको लोन, यानी आपने जो इंटरेस्ट पे किया है, उस चीज़ का लोन आपने 1 अप्रैल 1999 से पहले लिया था,
तो 30,000 तक मैक्सिमम आपको रिस्ट्रिक्टेड है, उससे ज़्यादा आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगर आप 1 अप्रैल 1999 के बाद की बात कर रहे हो, तो मैक्सिमम 2 लाख तक आपको एग्जेम्पशन मिल सकती है, सॉरी डिडक्शन मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो कई बार आपको 1999 से पहले का केस आ जाता है, तो उसमें याद रखिएगा 30,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ये भी सिर्फ सेल्फ में देखना है, सेल्फ, सिर्फ सेल्फ, लेट आउट नहीं बोल रहा मैं, एक बार सुन लो। ओनली सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला केस है, लेट आउट का केस नहीं बोल रहा। लेट आउट में जितना दिया है उतना ही ले लेना है, चाहे लोन कब का मर्जी लिया हो। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर हाउस प्रॉपर्टी, दैट्स इट। हाँ जी, तो देखिए अब हम बात करते हैं कैपिटल गेन के बारे में। तो जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर का। तो देखिए कैपिटल गेन में सबसे पहले कैपिटल गेन का मतलब क्या था, जब हम किसी कैपिटल एसेट को प्रॉफिट पे बेचते हैं, मीन्स टू से जब किसी कैपिटल एसेट को बेच के कोई प्रॉफिट हो रहा है, तो उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं। तो अब आपके माइंड में ये आने वाला है कि सर यहाँ पे कैपिटल एसेट क्या होता है। तो ऑब्वियसली बात है, कैपिटल एसेट का सिंपल मीनिंग क्या है, किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को हम कैपिटल एसेट बोल सकते हैं। किसी भी तरह के शेयर्स जो आपके पास हैं, इक्विटी शेयर्स हैं, मतलब आपने कोई शेयर्स वगैरह कंपनी के बाई किए हैं, डिवेंचर्स बाई करे हैं, म्यूचुअल फंड्स बाई करे हैं, उन सब चीज़ों को हमने कैपिटल एसेट बोला हुआ है। इसके अलावा कोई यूलिप हैं अगर आपके पास, जो आपको 1 फरवरी 2021 के बाद इशू किए गए हैं और जिस पे एग्जामिशन अवेलेबल नहीं है, वो भी आपके कैपिटल एसेट बन जाएंगे। सो दीज आर ऑल अबाउट कैपिटल एसेट्स, राइट। अब कौन सी चीज़ कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आती है, तो उसमें स्टॉक एंड ट्रेड आ जाता था, कंज्यूमेबल स्टोर्स आ जाते थे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पर्सनल इफेक्ट। पर उससे पहले मैं एक बार यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आप देख लो रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो 2 चीज़ें पहले देख लो, वन इज़ स्टॉक एंड ट्रेड आपका हो गया, एंड दूसरे नंबर पे अगर बात करी जाए तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड आ जाता है। ये तो बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। रूरल एग्रीकल्चर लैंड मीन्स रूरल को हम कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे, पर अगर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है तो उसको बेचने पर कैपिटल एसेट, मतलब उसको कैपिटल एसेट भी बोला जाएगा और कैपिटल गेन भी उससे अराइज होता है। अब मेन चीज़ थी पर्सनल इफेक्ट में क्या चीज़ें आती हैं। कोई भी पर्सनल इफेक्ट में मूवेबल एसेट अगर है जो आपकी पर्सनल यूज़ के लिए है या आपके फैमिली मेंबर के लिए है, उन चीज़ों को भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं रखा गया है। पर सरकार ने ये बोला कि ये पर्टिकुलरली जो पॉइंट है ना पर्सनल इफेक्ट वाला, इसके अंदर फर्दर ये 5 डिविजन्स करके बोला कि ये 5 चीज़ें स्टिल क्या रहने वाली हैं, कैपिटल एसेट ही रहने वाली हैं। मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट कैपिटल एसेट नहीं है, पर इन दिस पॉइंट 5 पर्टिकुलर चीज़ें फिर भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में रखनी पड़ेंगी हमें, और वो बहुत महंगी चीज़ें हैं, इसलिए कैपिटल एसेट में डालना पड़ेगा। कौन कौन सी? ज्वेलरी हो गया, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस हो गए, ड्राइंग्स हो गया, पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स हो गए, और आर्ट वर्क हो गया। ये सब चीज़ें बहुत महंगे लेवल पे आती हैं, बहुत ज़्यादा इनकी वैल्यू है, इसलिए हमें इनको भी क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एसेट की कैटेगरी में रखना ज़रूरी है। क्लियर? चलिए, तो इन 5 के अलावा अगर कोई पर्सनल इफेक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। अब कैपिटल एसेट 2 तरह की मान के चलते हैं, वन इज़ शॉर्ट टर्म एंड अदर वन इज़ लॉन्ग टर्म। और इस बार 23 जुलाई 2024 वाली डेट आप सभी को ध्यान में रखनी है, क्योंकि इस दिन सरकार ने काफ़ी चीज़ें चेंजेस करी इसमें, तो वो डेट मैंने बताई भी है। उस दिन क्या हुआ था, बहुत सारी कैपिटल एसेट्स में डिविजन्स आ गई थी। मतलब पहले कैपिटल एसेट क्या होती थी, ये बोला जाता था कि कोई भी कैपिटल एसेट अगर आप 12 महीने बाद, मतलब कोई भी कैपिटल एसेट अगर आपके पास है और उसको रखे हुए आपको 12 महीने से ज़्यादा हो चुका है, अगर वो कैटेगरी लिस्टेड सिक्योरिटी की है या कोई म्यूचुअल फंड है या जीरो कूपन बॉन्ड है, यानी अगर आपके पास ये तीनों कैटेगरी में से कोई चीज़ 12 महीने से ज़्यादा आपके पास रखे हुए हो चुके हैं और फिर आप उसको बेच रहे हो, तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट मान ली जाएगी, और अगर 12 महीने के अंदर बेच देते हो तो शॉर्ट टर्म मान ली जाएगी। सिमिलरली अनलिस्टेड सिक्योरिटी और लैंड एंड बिल्डिंग को 24 मंथ के क्राइटेरिया में रखा गया, और इसके अलावा अदर जो कैटेगरी आती हैं उनको 36 मंथ रखा गया था, 36 मंथ के लिए। ये केस है अगर आप 23 जुलाई से पहले की बात कर रहे हो, लेकिन 23 जुलाई के बाद अब सरकार ने ये बोला कि अगर 23 जुलाई के बाद किसी चीज़ को बेच रहे हो, उसको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 12 एंड 24 मंथ क्राइटेरिया, उसमें आपका 36 मंथ क्राइटेरिया इग्नोर कर दिया जाएगा। यानी अब 23 जुलाई के बाद, 23 जुलाई 2024 के बाद 12 मंथ से ज़्यादा अगर टाइम पीरियड है तो ये तो सेम कैटेगरी है। देखो ज़रा, यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं आया, बस आप देखोगे कि 36 मंथ वाली जो क्राइटेरिया की लाइन है वो उड़ा दी गई, मतलब ख़त्म कर दी गई। अब यही बोला है कि 24 मंथ में ही सारी कैपिटल एसेट आ जाएंगी, यानी इन तीनों को छोड़कर, यानी फर्स्ट कैटेगरी को छोड़कर बाकी जो भी है
सारी की सारी चीज़ें 24 मंथ से अगर ज़्यादा चली जाती हैं, मीन 2 साल से ज़्यादा उनका टाइम पीरियड हो जाता है, तो वो चीज़ लॉन्ग टर्म कैटेगरी में डाल दी जाएगी। ये 23 जुलाई के बाद चेंज आ गया था। क्लियर? अब उसके बाद हमने ये सीखना है कि शॉर्ट टर्म मतलब 2 तरह के कैपिटल एसेट पढ़े हमने। 2 तरह की कैपिटल एसेट की बात करी। अब 2 तरह की कैपिटल एसेट है तो गेन भी 2 तरह के हो जाएँगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पे गेन कैसे निकाला जाएगा? तो फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जितनी सेल हुई है वो लिख लेना। उस सेल में से जितने खर्चे हुए हैं वो माइनस हो जाएँगे, लेकिन अगर आप शेयर्स वगैरह बेच रहे हो, तो उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, उसको नहीं माइनस करना है। उसके अलावा कोई भी चीज़ बेच रहे हो, उस पे जो चीज़ उसके सेल के ऊपर कोई भी खर्चा लग रहा है वो आप माइनस कर सकते हो। और जो माइनस करके आंसर आ जाएगा उसको एनएससी यानी नेट सेल कंसिडरेशन बोल दिया जाएगा। और फिर उसमें से आपने जितनी कॉस्ट उस चीज़ को एक्वायर करने के लिए करी थी और जितनी उसकी इम्प्रूवमेंट मीन्स उसमें जो भी चेंजेस और एडिशंस करवाई उसकी कॉस्ट माइनस करने पर आपको मिल जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और फिर कुछ एग्जाम्शन दे दी गई हैं जिसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, वो माइनस करके आपके पास टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। शॉर्ट टर्म तो बहुत कम आता है, हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। और अब क्योंकि क्राइटेरिया बदल दिया लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का, मैंने ऊपर बताया ना एसेट्स को 24 से 36 से 24 कर दिया। तो अब एक और रूल भी चेंज हुआ था जो 23 जुलाई की वजह से हुआ था, इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का बेनिफिट 23 जुलाई से पहले मिलता था, अब नहीं मिलता है। तो 23 जुलाई 2024 से पहले जो आपका फॉर्मेट था ना वो वैसे बिल्कुल सिमिलर था, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के साथ था, लेकिन यहाँ आप देखोगे वर्ड इंडेक्सेशन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इंडेक्सेशन। तो 23 जुलाई से पहले जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते थे ना उसमें इंडेक्सेशन होती थी, बट नाउ देयर इज नो रूल। अब जो फॉर्मेट है आप देखोगे, अब जो फॉर्मेट है उसमें इंडेक्सेशन को हटा दिया गया है। यानी अब सिर्फ लॉन्ग टर्म के फॉर्मेट में इंडेक्सेशन का रूल कम हो गया और एक ही चीज जो सिमिलर रहेगी वो है एग्जेम्पशंस। मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में सिर्फ एक ही डिफरेंस रह जाएगा, वो है एग्जेम्पशन का। अदरवाइज अब वाले केस में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में और कोई डिफरेंस नहीं है। पहले क्या होता था, इंडेक्सेशन की वजह से 2 डिफरेंसेस होते थे, पहले इंडेक्सेशन भी होती थी और एग्जेम्पशन का भी डिफरेंस होता था। बट नाउ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के फॉर्मेट के अंदर सिर्फ एग्जेम्पशन का डिफरेंस रह चुका है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट अब हटा दिया गया है। तो सबसे बड़ी बात ये थी। अब मेन पॉइंट इसमें क्या आता है कि इंडेक्सेशन कुछ बच्चों को कैसे निकालनी है ये नहीं आता होगा। तो इंडेक्सेशन बहुत सिंपल सा रूल है। देखो जितनी कॉस्ट है आपके पास, ठीक है, जितनी कॉस्ट है आपके पास उसको क्या करा जाएगा, जिस साल में आपने अपनी कैपिटल एसेट को बेचा है उसकी CII वैल्यू जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो, और जिस साल में आपने उस चीज को एक्वायर किया है उस साल से आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो। एक्वायर जिस साल किया है उसकी CII वैल्यू से डिवाइड करना है, और जिस साल में बेचा है उसकी उस साल की CII वैल्यू यानी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में हमेशा दे दी जाएगी। एंड सिमिलर इंडेक्सेशन ऑफ द इंप्रूवमेंट एज वेल। अब क्योंकि ऊपर एक्वाजिशन की बात हो रही थी तो इसलिए डिवाइड किससे करना है, जिस साल एक्वायर किया होगा। अब रूल वही है, इंप्रूवमेंट के केस में जिस साल मल्टी सप्लाई करोगे यानी जिस साल आपने ट्रांसफर किया होगा उसकी CII वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जिस साल आपने इंप्रूवमेंट करवाई होगी उस साल की CII वैल्यू डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? अब हम बात करने वाले हैं कि इंडेक्सेशन अब तो हट गई, तो मेन रूल क्या था इंडेक्सेशन का, वो खत्म हो गया। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि ये जो फॉर्मेट था ना, इस फॉर्मेट के अंदर आप अगर कैलकुलेटेड कर रहे हो, मतलब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो वो क्या थे। तो प्रैक्टिकली कुछ पॉइंट्स को समझना है अच्छे से। तो देखिए जी, प्रैक्टिकली आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ था, नेट सेल यानी सेल कंसिडरेशन का पॉइंट दिया हुआ था। तो उसके लिए आपको क्या देखना है, अब आप देखो जरा यहाँ पे, अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह सेल करते हो तो वहां पे सेल कंसीडरेशन को कैसे कंसीडर करना है, यानी वहां पे क्या वैल्यू कंसीडर करनी है। वहां पे आपने देखना है कि आपको स्टैंप ड्यूटी वैल्यू भी दे दी जाएगी। तो जितने की सेल आपको एक्चुअली में आपने करी है यानी जितने का पैसा आपको मिला है उसका 110% कर दो, और फिर उसको कंपेयर कर दो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। जो भी हायर आएगा वो ले लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट बताया था मैंने, वो क्या था, ध्यान रखिएगा। अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110% से भी ज़्यादा है फिर तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ही लेना है। पर अगर 110% एक्चुअल सेल कंसिडरेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज़्यादा है तो वहां पे एक्चुअल सेल लेनी है, वहां पे 110% वाला आंसर नहीं लेना। 110% सिर्फ कंपेरिजन करने के लिए है। अगर 110% आंसर आ जाता है, मतलब
आंसर ग्रेटर देन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, लेना आपके मेन कॉलम में आपने एक्चुअल सेल ही है, बस इतना याद रखना। क्लियर? तो इसके अलावा अगर आप कोई भी चीज़ बेच रहे हो तो उसमें कुछ नहीं करना, उसमें जो भी एक्चुअल सेल है वही ले ली जाएगी। अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा कोई भी चीज़ बेच रहे हो ना या ट्रांसफ़र कर रहे हो, उसमें जो एक्चुअल सेल है वही ले ली जाएगी। चलिए, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी जो कॉस्ट वाला पॉइंट है ना, उसमें क्या ध्यान में रखना है? उसमें आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप शेयर्स वगैरह बेच रहे हो, अगर आप शेयर्स वगैरह बेच रहे हो तो कॉस्ट कैसे लेनी है आपने? आपने लेना है हायर, हायर ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, यानी जो एक एक्चुअल कॉस्ट लेनी है, और फिर हायर हायर लेना है किसके बीच में? एक एक्चुअल कॉस्ट के बीच में, और इन दोनों में से जो लोअर निकल के आएगा उसके बीच में से। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले इन दोनों का लोअर निकालोगे, एफएमवी और सेल कंसिडरेशन का। जो भी लोअर आंसर आएगा उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करोगे और उसमें से हायर उठाकर आपकी कॉस्ट बन जाएगी। सबसे पहले लोअर लेना है एफएमवी और सेल कंसिडरेशन से, और फिर उसका जो लोअर का आंसर आएगा उसको एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करके जो हायर फिगर बनेगी वो कॉस्ट में लिखी जाएगी। क्लियर? और फाइनली इसके अलावा अगर कोई कैपिटल एसेट आप बेच रहे हो तो उसमें सिंपल है, उसमें एफएमवी जो होगी उस एसेट की और जितनी एक्चुअल कॉस्ट होगी, विच एवर इज हायर ही आपने कंसीडर करना है। दैट्स इट। उसमें कोई रूल नहीं है, उसमें ऊपर वाला काम नहीं करना। सिर्फ शेयर्स वाले में क्या देखना है? पहले लोअर फिर हायर, और देन अब अगर इसके अलावा कोई और एसेट है तो सीधे एफएमवी और कॉस्ट में से जो हायर होगा वही कंसीडर कर लिया जाएगा। ये जी एग्जामिशनर रूल कर लेते हैं। सिंपल सी एग्जामिशंस, बड़े मेन पॉइंट्स ध्यान रखिएगा जो आपके प्रैक्टिकल पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ज़रा, सबसे पहले आपको 54 में अगर एग्जामिशन चाहिए तो लॉन्ग टर्म रेजिडेंशियल हाउस बेचना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म वाला रेजिडेंशियल हाउस बेचना पड़ेगा, और उस पैसे को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। किस किस कैटेगरी में? अगर 2 करोड़ से ज़्यादा कमा रहे हो तो एक रेजिडेंशियल हाउस बाय करना है, और अगर 2 करोड़ से कम कमा रहे हो तो 2 रेजिडेंशियल हाउस आपको, सॉरी हाँ, 2 रेजिडेंशियल हाउस आपको खरीदने पड़ेंगे। अगर आप वो वाला कैपिटल गेन एक नए रेजिडेंशियल हाउस को खरीदने में नहीं लगाते हो तो फाइलिंग डेट से पहले पहले, यानी रिटर्न फाइल करने से पहले पहले सरकार कहती है आप उसको सीजीएएस वाले, हमारा एक स्पेशल अकाउंट है कैपिटल गेन वाला, उस अकाउंट में जमा करवा देना, उस अकाउंट में जमा करवा देना या डिपॉजिट कर देना। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करी तो इस अकाउंट में पैसा पड़े होने का मतलब है आपको फिर भी एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। क्लियर? तो आपको कितनी एग्जेम्पशन मिल जाएगी? जितना आपने डिपॉजिट करवाया होगा या जितना आपने इन्वेस्ट किया होगा, उस अमाउंट को कंपेयर करना है किसके साथ? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, और दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी वो आपको एग्जेम्पशन में दे दी जाएगी। चलिए, 54B इज अ वेरी रफ बेसिस पे एक सेक्शन है आपका, जिसमें सिंपल बोला गया है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचना है, और खरीदना क्या है? आपने कोई भी रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और कोई भी एग्रीकल्चर लैंड, चाहे वो रूरल है चाहे वो अर्बन है। ध्यान से सुनिएगा, इसकी 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले आपने बेचना है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को सेक्शन 54B में, यानी एसेट शुड बी अ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो आपने ट्रांसफर करनी है, और बाय क्या करना है? कोई भी एग्रीकल्चर लैंड, चाहे वो रूरल है चाहे वो अर्बन है। और सबसे एक यहाँ पे भी आपको क्या रूल बोला गया है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो सीजीएएस वाले अकाउंट में पैसा जमा करवा देना। ये कॉमन पॉइंट है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। क्लियर? और इसकी एग्जाम्पशन क्या है? न्यू एग्रीकल्चर लैंड जो आपने इन्वेस्ट करा होगा, जिसमें उसका जितना पैसा इन्वेस्ट करा होगा उसको कैपिटल गेन के साथ कंपेयर करके विच एवर इज लेस ले लिया जाएगा। अब याद रखना, सेक्शन 54B जो है ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए लगता है। चलिए, 54D के अंदर क्या आता है? इंडस्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात आती है। जैसे ऊपर एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रही है, नीचे इंडस्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है कि अगर कोई भी असेसी, ठीक है, मतलब किसी भी असेसी ने अपना राइट अपनी लैंड एंड इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग का किसी और को दे दिया है, मींस कंपलसरी एक्विजिशन हो चुकी है आपके इंडस्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग की, तो वहां पे उसको क्या मान लिया जाएगा? ट्रांसफर मान लिया जाएगा, और ऐसे ट्रांसफर के ऊपर जो आपको गेन हो रहा है वो कैपिटल गेन बन जाएगा। और इस कैपिटल गेन को अगर आपने फिर से कहीं इंडस्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दिया तो आपको एग्जाम्पशन इस सेक्शन के अंदर दे दी जाएगी, दैट इज सेक्शन 54D। सबसे पहले 54 कहता है रेजिडेंशियल हाउस को बेचो, रेजिडेंशियल हाउस खरीद लेना है। सेक्शन 54B कहता है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचो, और मतलब बेचो और खरीदनी क्या है? कोई भी एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है? और तीसरे नंबर पे इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग अगर आपकी चली गई है तो उसका पैसा भी इन्वेस्ट कहाँ कर दो? इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग में कर दो, आपको क्या मिल जाएगी? 54D के अंदर एग्जाम्पशन मिल जाएगी। अब इसके बाद अगला सेक्शन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 54E और C, मतलब 54EC सेक्शन।
इसमें ये बोला जाता है कि ये किसी भी एसएससी को मिल जाएगी और बस उसको क्या बेचना है, अपनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेचना है। आप अगर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच रहे हो, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच रहे हो, आपने उस बेचे हुए पैसे से, मतलब बेचकर जो पैसा कमाया, मींस कैपिटल गेन जो आपको हुआ, अगर आपने अपना पैसा विद इन 6 मंथ, क्या है, ट्रांसफर करने के बाद विद इन 6 मंथ इन बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कौन से बॉन्ड्स में? NHAI RECL, ये कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स हैं जो आपको एक ही दो नाम याद रखने हैं। NHAI RECL ये कुछ गवर्नमेंट बेस्ड बॉन्ड है, RBI के स्पेसिफिक बॉन्ड्स हैं। अगर आपने 6 मंथ के अंदर अंदर, ट्रांसफर के बाद विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर इसमें इन्वेस्ट कर दिया कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का पैसा, तो दैट वुड बी कॉल्ड एज 54EC में आपको एग्जेम्पशन अलाउ कर दी जाएगी। और कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे, या फिर 50 लाख रुपी, विच एवर इज लोअर। 50 लाख से ज़्यादा आपको एग्जेम्पशन इसमें नहीं दी जाएगी, और ये भी सिर्फ लॉन्ग टर्म केस में अवेलेबल है, शॉर्ट टर्म में अवेलेबल नहीं है। अब आते हैं 54F। ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे बात कर रहे हो तो देखिए जी, इसमें भी क्या बेचना है, इसमें भी लॉन्ग टर्म कैटेगरी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अगर आपने बेची है, बस एक चीज़ याद रखना, रेजिडेंशियल हाउस नहीं आएगा यहाँ पे। मीन्स आप कुछ भी बेच सकते हो, पर रेजिडेंशियल हाउस अगर आपने बेचा है, फिर 54F की एग्जेम्पशन आपको नहीं दी जाएगी। 54F की एग्जेम्पशन सिर्फ तभी मिल सकती है अगर आप रेजिडेंशियल हाउस के अलावा कुछ और बेच रहे हो। लेकिन एक मिनट, प्रोवाइडेड एक और भी चीज़ बोली गई है, आपने बेचना नहीं है रेजिडेंशियल हाउस, पर खरीदना रेजिडेंशियल हाउस ही है। ध्यान दो, आपने बेचना नहीं है रेजिडेंशियल हाउस, मतलब बेचो चाहे कुछ भी, पर खरीदना रेजिडेंशियल हाउस ही है। ये है 54F की कंडीशन, और इसमें यह बोला गया है कि इसकी एग्जेम्पशन भी थोड़ी अलग है बाकी सभी से। इसमें यह बोला गया है कि जहां पे भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, यानी कोई भी न्यू रेजिडेंशियल हाउस में आपने पैसा लगाया है, जितना पैसा आपने लगाया है, जो चीज आप बेच रहे हो, अगर आपकी नेट सेल कंसिडरेशन उससे कम रह जाती है, मींस जो चीज में आपको एग्जेम्पशन चाहिए, उस कैपिटल एसेट की नेट सेल कंसिडरेशन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपने करी है, तो पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम रह जाती है, तो वहां पे आपको प्रोपोर्शनेट बेसिस पे क्या दी जाएगी, आपको एग्जेम्पशन दी जाएगी। दैट इज LTCG मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नेट सेल का फॉर्मूला लगाकर आपको जो आंसर आएगा उतनी ही एग्जेम्पशन दी जाएगी। दैट इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट। क्लियर? इसके बाद अब अगला सेक्शन आ गया 54G एंड अ वेरी लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। उसमें क्या बोला गया है कि मान लीजिए आपकी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अर्बन एरिया से किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो रही है। आपकी कोई इंडस्ट्री एक अर्बन एरिया से किसी दूसरे एरिया में शिफ्ट हो रही है जो अर्बन एरिया नहीं है, और वहां पे आपकी शिफ्टिंग की वजह से आपको प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग, दो चीजें बोली, प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह को ट्रांसफर करना पड़ रहा है, तो उस केस के अंदर जो कैपिटल गेन आपको हुआ है, आप उस पर भी एग्जेम्पशन ले सकते हो, पर कंडीशन यही बोलती है कि आपको अपना पैसा उसी प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग की किसी चीज को खरीदने में लगाना पड़ेगा। मींस शिफ्टिंग के दौरान अगर आप कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो है आपकी, वो अर्बन एरिया से किसी दूसरे एरिया में जा रही है जो अर्बन एरिया नहीं है, और वहां पे प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर हो गए हैं, आपने उस पैसे से जो कमाया, उस पैसे को आपने अगर प्लांट एंड मशीनरी या लैंड एंड बिल्डिंग में ही इन्वेस्ट कर दिया है, तो फिर आपको 54G के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और इसमें आप जितना इन्वेस्ट करोगे, जितना खर्चा लगेगा, उस पूरी अमाउंट को ऐड करके कैपिटल गेन के साथ कंपेयर किया जाएगा, और विच एवर इज लोअर आपको एग्जेम्पशन दे दी जाएगी। आई होप दैट इज ऑल फॉर यू। तो कैपिटल गेन भी यहां अब आपका डन हो जाता है। अब जल्दी से अदर सोर्सेज के बहुत छोटा सा 5 मिनट का पॉइंट है, करते हैं जल्दी से कि अदर सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें कवर होने वाली हैं। तो देखिए जी, अदर सोर्सेज का सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारे पिछले 4 हेड्स में नहीं आया, अभी मैंने बिजनेस नहीं करवाया, बट जितने भी 4 हेड होते हैं हमारे, अगर उसमें कोई इनकम हमारी नहीं कवर हो रही है, वो किस में कवर हो जाएगी, वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कवर हो जाएगी। और ये बोला जाता है कि इसमें क्या क्या इनकम आती हैं। सबसे पहले डिविडेंड आ जाता है। नॉर्मली डिविडेंड जितना भी है वो यहाँ पे कवर कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई गेम, ऑनलाइन गेम से पैसा आ रहा है, कोई लॉटरी वगैरह से पैसा आ रहा है, कोई हॉर्स रेसेस से पैसा आ रहा है, तो वहाँ पे आपको वो भी इनकम ले लेनी है, वो भी आपने इनकम ले लेनी है। बट एक कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ना सिर्फ ग्रॉस अमाउंट आपने लेनी है। अगर आप प्रैक्टिकल पॉइंट से बात कर रहे हो तो कौन सी अमाउंट लेनी है? ग्रॉस फिगर लेनी है, क्योंकि जो लॉटरी वगैरह होता है ना, उसका पैसा TDS काटने के बाद मिलता है। तो TDS कितने % निकलता है वहाँ पे? 30%। तो आपको कोई भी फिगर अगर नेट दी हुई है ना, तो उसको ग्रॉस कन्वर्ट करना है।
ये याद रखिएगा। क्लियर? अगर इंटरेस्ट दिया है तो उसको भी ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए, उसके बाद अगला पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन एंड एनहांस कंपेंसेशन। अदर सोर्सेज में अगली इनकम आपको क्या मिलती है? अगर आपको कोई एनहांस कंपेंसेशन से या कोई मतलब वैसे कंपेंसेशन का इंटरेस्ट मिल रहा है, मींस सपोज आपको किसी आपकी कोई लैंड एंड बिल्डिंग कंपलसरी एक्वायर हो गई और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया गया, राइट, गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके ऊपर ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है। वो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम बन जाएगा, वो इंटरेस्ट आपके लिए इनकम बन जाएगा, पर कंडीशन ये है कि वो जिस साल में मिलेगा ना उसी साल की इनकम बनेगा। याद रखना, कंपेंसेशन का जो इंटरेस्ट है जो जिस साल में मिलेगा ना उसी साल में ही आपको उसको लेना है। अगर सपोज पिछले साल नहीं मिला, जिस साल की आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो फिर आपको उस इनकम को नहीं लेना है। और जितनी भी इनकम आप लोगे उसमें से आप 50% क्या ले सकते हो? एग्जाम्पशन ले सकते हो। यानी सिर्फ हाफ इनकम आपकी कंसीडर करी जाएगी एज अ टैक्सेबल, अदरवाइज नहीं मानी, मतलब बाकी हाफ नहीं मानी जाएगी। इसके बाद आते हैं एडवांस रिसीव। अगर आपको सपोज किसी चीज़ का एडवांस मिल रहा है, ठीक है, या सपोज एडवांस मिला था पर आपने उसको फॉरफिट कर लिया। ये ना नॉर्मली पहले होता था कि जब लैंड एंड बिल्डिंग आपने किसी को सेल करनी थी और उसने रिजेक्ट कर दिया कि अब मैंने नहीं खरीदनी है, मतलब बाद में रिजेक्ट, ऐसे में जो एडवांस में पैसा होता था ना वो हम क्या कर सकते थे? फॉरफिट कर सकते थे। तो सरकार कहती है पहले ये पैसा क्या होता था, 1 अप्रैल 2014 से पहले ना कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कैपिटल गेन के अंदर, कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन कैपिटल गेन के अंदर से क्या हो जाता था? माइनस हो जाता था। बट नाउ अब ये पैसा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डाला जाएगा। बस इतना याद रखना है कि 2014 के बाद, यानी अब तो आप पता ही है, अगर आपकी अब इनकम कहीं पे आपको लिखा नजर आया एडवांस फॉरफिटेड वाला, तो अदर सोर्सेज के क्वेश्चन में आप इस चीज को एज एन इनकम कंसीडर कर सकते हो। क्लियर? अब आपके 5 नंबर के लिए एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उसको याद रखिएगा, दैट इज गिफ्ट सेक्शन। गिफ्ट सेक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है और थ्योरेटिकली भी आपको बहुत ज़्यादा माइंड में रखना पड़ता है। सबसे पहले, अगर आपको किसी भी मतलब किसी से भी 50,000 से ज़्यादा पूरे साल में गिफ्ट की अमाउंट मिल रही है इन मनी, यानी मनी की टर्म में किसी से 50,000 से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी सारी की सारी अमाउंट क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब 50,000 से ज़्यादा गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर वो मनी की टर्म में मिल रहा है। अब आप देखो, मूवेबल प्रॉपर्टी का केस भी आ गया। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे ज्वेलरी, शेयर, बुलियन वगैरह अगर आपको फ्री में मिले हैं तो एफएमवी अगर 50,000 से ज़्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएंगे। अगर इन एडुकेट कंसिडरेशन है, ध्यान देना, इन एडिक्वेट कंसिडरेशन मतलब जितने की चीज़ है उसके बेसिस, उसके वैल्यू से कम कम के बेसिस पे आपको दी गई है। जैसे सपोज 50,000 मतलब 1 लाख की चीज़ है, आपको मैंने 50,000 में दे दी, तो मेरे कहने का मतलब जितना डिस्काउंट मैंने आपको दिया, तो वो डिस्काउंट आपने क्या करना है? अगर वो डिस्काउंट 50,000 से ज़्यादा है, सिंपल सी बात है, अगर कोई डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट दिया, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कर लो, जितना डिस्काउंट मैंने आपको दिया, अगर वो डिस्काउंट 50,000 से ज़्यादा है तो वो चीज़ टैक्सेबल मान ली जाएगी। ठीक है जी। अब आते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में। इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या बोला है कि अगर आपको फ्री में इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग मैंने फ्री में दे दी है, ठीक है, तो वहां पे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है, मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में क्या था? एफएमवी अगर 50,000 से ज्यादा है, पर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो वो चीज टैक्सेबल बन जाएगी। और अगर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में आ जाती है तो क्या करेंगे? तो थोड़ा सा चेंज है, उसको ध्यान में रखिएगा। तो क्या करना है, जितना डिस्काउंट आएगा, अब ध्यान देना मेरी बात को, जितना डिस्काउंट आएगा उसको इन दोनों से कंपेयर करना है। अब एक बात दोबारा सुन लो, जितना डिस्काउंट होगा ना, ये डिस्काउंट लाइन है, मतलब इसका मतलब है डिस्काउंट, यानी जितना डिस्काउंट होगा आपका, मींस जितना आपको डिस्काउंट मिला होगा, उसको चेक करना है कि क्या वो डिस्काउंट 50,000 से ज्यादा है या फिर वो डिस्काउंट आपकी जितनी कंसिडरेशन आपको मिली है उसके 10% से ज्यादा है। तो इन दैट केस इन दोनों में से अगर कोई भी फिगर आपकी आ जाती है तो वहां पे वो चीज टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब अगर आपको मिला हुआ डिस्काउंट कंसिडरेशन के 10% से ज़्यादा है या फिर 50,000 से ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो चीज़ आपकी पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। तो इन दैट केस आपका गिफ्ट टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप यू आर क्लियर राइट नाउ। ठीक है जी। अब लेकिन कुछ ऐसे केसेस बताए गए हैं जहाँ पे 50,000 की लिमिट होने के बावजूद आपका आपको गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। ऐसे केसेस भी हैं जहां पे 50,000 होने के बावजूद भी आपका गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। जैसे कि रिलेटिव से, सपोज आपको किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिला तो वो चीज़ इसमें नहीं आएगी। आपको मैरिज बेसिस पे कोई गिफ्ट मिला, वो चीज़ इसमें नहीं आएगी।
मतलब उसमें चाहे 50,000 से ज़्यादा का ही गिफ्ट क्यों ना मिल रहा हो, टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। सपोज किसी की विल, यानी कोई किसी की डेथ हो गई, उसकी विल के बेसिस पे आपको कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है, तो वो भी एज अ गिफ्ट आपकी 50,000 से ज़्यादा भी चली गई तो भी टैक्सेबल नहीं होगा। या कोविड-19 के पीरियड पे अगर कोई आपको पेमेंट एज अ रिलीफ मिली है 50,000 से ज़्यादा, तो वो भी टैक्सेबल नहीं मानी जाएगी। अब इसके बाद आते हैं फैमिली पेंशन। अच्छा, इसमें रिलेटिव की डेफिनेशन मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा सीरियसली है, लेकिन एक बार फिर भी मेन मेन पॉइंट्स है, तो एक बार उसको मेरे नोट से या फिर नॉर्मली मेरी वीडियो से कनेक्ट कर लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आइडिया हो जाएगा 5 नंबर का क्वेश्चन का, ठीक है। अब फैमिली पेंशन की बात करते हैं। देखिए जी, फैमिली पेंशन में इस बार एक नया चेंज आया है। अगर आप बात कर रहे हो अदर सोर्सेज के केस में फैमिली पेंशन, यानी अगर आपको फैमिली पेंशन मिलती है तो जितनी मिल रही है उसमें एक एग्जेम्पशन दी गई है। अगर आप ऑप्शनल रिजीम में हो, यानी ओल्ड रिजीम में हो, तो आपने पेंशन का 1/3 या 15,000 रुपए विच एवर इज लोअर लेकर क्या करना है, एग्जेम्प्ट कर देना है, अगर आप ओल्ड रिजीम की बात करोगे। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं किसके इसके बारे में, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू रिजीम, डिफॉल्ट रिजीम, तो वहां पे ये 15,000 की लिमिट 25,000 हो गई है, बस इतना आपको याद रखना है। यानी अगर आप न्यू रिजीम का क्वेश्चन कर रहे हो तो वहां पे 1/3 और 25,000 विच एवर इज लोअर आपको कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए जी। उसके बाद अगर आपको कहीं पे सपोज टर्मिनेशन आपकी हो गई, यानी आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और वहाँ टर्मिनेशन हो गई, तो देखो ज़्यादातर केसेस में तो ये एम्प्लॉयर के साथ ही होता है। तो अगर तो ये एम्प्लॉयर द्वारा दी गई है तो वो चीज़ सैलरी में चली जाएगी। लेकिन अगर किसी और पर्सन के साथ कनेक्ट होकर आई है जो एम्प्लॉय जहाँ पे आप एम्प्लॉय नहीं थे, तो वहाँ पे वो चीज़ एज अ अदर सोर्स इनकम के अंदर ट्रीट कर ली जाएगी। आई होप क्लियर है पॉइंट। चलिए, और अब आपको फाइनली कुछ डिडक्शन भी इस चैप्टर में दे दी गई हैं कि सपोज अगर आप डिविडेंड या म्यूचुअल फंड, सपोज आपने किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदने हैं, सुन लो, अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदने हैं और आपने किसी जगह से लोन लिया, उस लोन का इंटरेस्ट पे कर रहे होगे ना, तो किसी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए जो लोन लिया, उस लोन का इंटरेस्ट देते समय भी आपको एक डिडक्शन अलाउड है। कितने डिडक्शन अलाउड है? 20% ऑफ डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा 20%, इससे ज़्यादा आपको डिडक्शन अलाउड नहीं करी जाएगी। और इसके अलावा कोई कंपेंसेशन, ये मैंने ऊपर भी वैसे कवर कर दिया हुआ है कि कोई एनहांस कंपेंसेशन या कंपेंसेशन का इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी 50% डिडक्शन है, वो आप उसी में से ले सकते हो जो मैंने ऊपर बता दिया आपको। उसके अलावा कोई प्लांट एंड मशीनरी किसी को लेट करी है और उसकी डेप्रिसिएशन का खर्चा या कोई भी खर्चा है, उसकी डिडक्शन ले सकते हो आप। और कोई एनी अदर एक्सपेंडिचर जो कैपिटल नेचर का नहीं है, वहाँ पे भी आप क्या ले सकते हो, कैपिटल नेचर मीन्स लॉन्ग टर्म नेचर का खर्चा नहीं है, तो वहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, एग्जेम्पशन डिडक्शन ले सकते हो। तो ये आपका अदर सोर्स का भी कंसेप्ट अब यहाँ फिनिश होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब कवर अप करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। वैसे ये प्रैक्टिकल टॉपिक है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन इसमें थोरेटिकली जो 1-2 क्वेश्चन बनते हैं मैंने बस वही कवर करने हैं, तो बस उन्हीं को देख लीजिएगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली इसके अंदर बात करनी हो अगर, तो क्या चीज़ कवर होती है प्रैक्टिकली। आपका फॉर्मेट ये रहता है, यानी अगर आप पीजीबीपी निकालना चाहते हो प्रैक्टिकली, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होती है कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, जो भी आपका नेट प्रॉफिट है, उसमें जितने खर्चे आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाले हैं, यानी डेबिट करे हुए हैं, पर वो सरकार द्वारा अलाउड नहीं है, मतलब सरकार कहती है ये खर्चा आप नहीं डाल सकते, तो क्योंकि उन खर्चे की वजह से प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हो गया होगा, तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या कर दोगे, उन खर्चों को ऐड कर दोगे। अब कुछ ऐसे भी हो सकता है कि कोई खर्चे डालने तो चाहिए थे पर आपने डाले ही नहीं हैं, तो वो क्या कर दिए जाएंगे, यहाँ से माइनस कर दिए जाएंगे। अब ये हो गई खर्चों की बात। इनकम साइड में ऐसा भी हो सकता है कोई इनकम ऐसी है जो नहीं डालनी चाहिए थी पर आपने डाली हुई है, कोई इनकम ऐसी है जो नहीं डालनी चाहिए थी पर आपने डाली है, क्योंकि इनकम से प्रॉफिट बढ़ जाता है तो उसको सही करने के लिए माइनस कर दिया जाएगा इनकम को, तो जो इनकम गलत डाली है उसको माइनस कर दिया जाएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कोई इनकम आप यू कैन से डाली नहीं है, होता है ना कई बार, आप अनडिस्क्लोज इनकम है, कुछ आनी चाहिए थी इनकम पर आपने डाली नहीं है, तो वहाँ पे वो इनकम को ऐड कर दिया जाएगा। तो ये 4 चीज़ें करनी होती हैं, आपको क्या मिल जाता है, आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन मिल जाता है। अब इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल बच्चों को आता है कि डेप्रीसिएशन के बारे में बताइए, क्योंकि इनकम टैक्स की पीजीपीपी में सबसे ज़्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन कह लो या फिर नॉर्मली एक प्रोविजन बेसिस पे क्वेश्चन कह लो, तो डेप्रीसिएशन का पूछ लिया जाता है। तो डेप्रीसिएशन का कंसेप्ट क्या है कि इनकम टैक्स के अंदर आपको डेप्रीसिएशन अगर लेनी है, ठीक है जी, तो उसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखनी है,
कि आपकी जो एसेट है वो एसएससी की होनी चाहिए, मतलब एसएससी द्वारा यूज़ की गई होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है आप उसके ऑनर होने चाहिए। आप उसके ऑनर होने चाहिए जैसे भी है, क्योंकि अगर कोई एसेट आपकी नहीं है तो फिर आप क्या नहीं ले सकते, डेप्रिसिएशन उसकी कंसीडर नहीं कर सकते। सबसे पहली बात तो ये सिंपल है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। जब आप कोई एसेट नई नई खरीदोगे तो सरकार ने ये बोला, जैसे अकाउंटिंग में क्या होता है, जितने टाइम पीरियड की एसेट को, मतलब जितना एसेट को टाइम पीरियड हुआ है उतने टाइम पीरियड की आप ले लेते हो, यानी उतने मंथ की ले लेते हो और डेप्रिसिएशन। पर इसमें ऐसा नहीं करते। इसमें सरकार कहती है अगर आपको किसी एसेट को पुट टू यूज किए हुए, पुट टू यूज मतलब अगर आपने किसी एसेट को यूज करना शुरू किया और उसको यूज करे हुए 180 दिन से ज्यादा, यानी 180 डेज से ज्यादा पहले साल में हो चुके हैं, क्योंकि पहले साल की बात करोगे ना, पहले साल यानी जिस साल आपने उस चीज को खरीदा उस साल उस चीज को यूज किए हुए 180 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो वहां पे फिर आपको जितना डेप्रिसिएशन रेट है वही लेना है। सुन लो, जितना डेप्रिसिएशन रेट है ना उस चीज का फिर वही लेना है। पर अगर 180 डेज से कम रह जाते हैं, मींस आपने उस चीज को अभी 180 डेज यूज नहीं किया, तो वहां पे आपने डेप्रिसिएशन रेट का 50% लेना है। किसका लेना है? डेप्रिसिएशन रेट का। मान लो 15% रेट है तो आपने उसका 50% यानी अब कितना लेना है? 7.5% रेट का बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो याद रखना अगर 180 दिन नहीं हुए हैं तो जो रेट लगने वाला है उसका आधा हिस्सा लेना है, और अगर आपके 180 दिन से ज्यादा हो चुके हैं उस चीज को यूज किए हुए, देन आपने पूरा रेट ले लेना है। दैट्स इट, इतना ही दो चीजें याद रखनी होती हैं। अब आपके माइंड में आएगा सर ये कैसे पता चलेगा, आप गिनना मत शुरू कर देना। याद रखना 3 या 4 अक्टूबर, 3 अक्टूबर याद रख लो या 4 अक्टूबर याद रख लो, ठीक है जी। अगर आप इस डेट से पहले खरीदोगे, मतलब इस डेट से पहले खरीद लेते हो तो 180 डेज पूरे हो जाएंगे। इस डेट के बाद खरीदोगे तो 180 डेज पूरे नहीं होंगे, बस इतना याद रख लेना। चलिए अब उसके बाद आते हैं कि आपके अब देखो इसमें ना कई बार रेट दिए नहीं होते, तो आपको बस सिंपल रूल में बता दिया, बिल्डिंग पे 5%, फर्नीचर पे 10, प्लांट एंड मशीनरी पे 15, इंटेंजिबल पे 25 और बाकी बची हुई चीज़ों पे 40% है ज़्यादातर। बस इतना याद रख लेना, मेन मेन चीज़ें मैंने यहाँ लिख के दे दी हुई हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह पे, बुक्स वगैरह पे 40% है। चलिए अब जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो तो कई बार आपको रिटर्न डाउन वैल्यू पता करनी होती है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू कैसे निकालते हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू निकालते समय आपको ओपनिंग WDB ले लेना है, मतलब जो ओपनिंग पे रिटर्न डाउन ब्लॉक है आपका उसकी वैल्यू ले लेनी है। उसमें अगर कोई परचेज करोगे तो ऐड कर देना, कोई सेल करोगे तो माइनस कर देना। क्लियर? कोई मतलब कोई आपने सपोज परचेज करा, ऐड कर लेना, कोई आपने सेल किया है तो माइनस कर देना, और अगर आपकी करंट ईयर डेप्रिसिएशन स्टिल अभी बची हुई है तो उसको भी माइनस कर देना। तो फिर जो आपकी आंसर आ जाएगा वो आपकी क्लोजिंग WDD मान लिया जाएगा। सिंपल। चलिए कंसेप्ट आता है एडिशनल डेप्रिसिएशन का। एक बात बता देता हूँ कि जो PGBP का हमारा चैप्टर है उसके अंदर एक तो हमारी डेप्रिसिएशन नॉर्मली हो जाती है और दूसरी डेप्रिसिएशन हमें एक एडिशनल बेसिस पे भी मिलती है। तो ये सिर्फ कुछ पर्पस या फिर कह लो कुछ केसेस में ही मिल सकती है, ये हर किसी को नहीं मिल सकती। तो आपको याद क्या रखना है कि देखिए ज़रा, एलिजिबिलिटी आपकी किसके लिए है कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो या फिर कोई प्रोडक्शन का काम, यानी आप एक प्रोड्यूसर हो और आपने कोई नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, मतलब सबसे पहले तो आप एक मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, और मैन्युफैक्चरर को भी क्या करना है, अगर कोई नई प्लांट एंड मशीनरी वो खरीदेगा तो ही वो अलाउड, क्या मतलब तो ही उसको क्या हो पाएगी, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल पाएगी। अब क्योंकि ये एडिशनल बेसिस पे है तो इसका अपना रेट होगा, तो इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर आप एक नई प्लांट एंड मशीनरी एज अ मैन्युफैक्चरर या एज अ प्रोड्यूसर आप खरीद रहे हो या लेकर आ रहे हो, तो वहाँ पे 20% आपको एक्चुअल कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउड कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे भी वही केस है कि अगर आपके 180 डेज वाला केस जो है, 180 डेज वाला अब तो समझ में आ गया कि 3 अक्टूबर यानी जो 180 डेज के लिए डेडलाइन है, 3 या 4 अक्टूबर भी कभी कभी हो सकता है, मैं पहले बोल दूं। तो 3 अक्टूबर से पहले और बाद में ये मैटर करेगा यहाँ पे कि अगर आप 180 डेज का क्राइटेरिया चेक करना चाहते हो तो 3 अक्टूबर हर ईयर की आप अगर उससे पहले खरीद लेते हो तो इसका मतलब आपके 180 डेज पूरे हो चुके होंगे। इसका मतलब है आपने अब पूरा रेट लेना है, यानी आपने पूरा का पूरा 20% रेट ले लेना है, वहाँ पे हाफ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके 180 डेज से कम रह जाता है तो वहाँ पे आपको कितना रेट लेना है, दैट वुड बी अ 10% आपको कंसीडर करना है। मतलब यू कैन से 50% जो रेट है बस वही लेना है, यानी 20% नहीं लेना,
20% नहीं लेना, 20 फुल के लिए है, आपको सिर्फ 10% लेना है। कब लेना है? जब आपके 180 डेज पूरे नहीं होंगे। अगर हो जाते हैं तो फिर पूरा रेट ले सकते हो। लेकिन अब ना एक नया चेंज आ चुका है। अगर आप एक नई रिजीम के अंदर बात करने वाले हो, फिर ये एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आप ओल्ड रिजीम के केस में बात करोगे, तब आप ये ले सकते हो। ओल्ड रिजीम में ले सकते हो, बट नॉट अलाउड अंडर द न्यू रिजीम सेक्शन 115 बीएसी में आप नहीं ले सकते। ठीक है? उसके अंदर अब आपको सिर्फ एक ही डेप्रिसिएशन मिलती है। अब देखिए जी, अब ना एक क्वेश्चन है, वैसे वो थ्योरेटिकली मैंने यहाँ अपने मेन नोट्स जो है ना, मेरे जो मेन पीडीएफ होगा वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं आपको अब यहाँ मैराथन में ओवरव्यू देना चाहता हूँ। तो अब आपका अगर एक अगला क्वेश्चन आ जाए कि मैं आपसे पूछूं पीजीबीपी में कौन कौन से खर्चे एडमिजिबल है, इनएडमिजिबल है। इनएडमिजिबल का मतलब क्या है? जिन खर्चों को सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं है, यानी जो खर्चे आप अपने पी&एल में नहीं डाल सकते। तो उसके अंदर ना जो गिने-चुने नाम हैं, पहले मैं वो बताता हूँ ज़रा। सरकार ने कुछ गिने-चुने नाम बोले हैं जो आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। जैसे कि सरकार ने सबसे पहले कुछ सेक्शन बेसिस पे बोला कि अगर आप कोई पेमेंट रेज़िडेंट को कर रहे हो विदाउट टीडीएस। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना, सबसे पहले पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर आप किसी रेज़िडेंट को पेमेंट कर रहे हो और वहाँ पे आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है, टैक्स डिडक्ट करने वाला था पर वो डिडक्ट नहीं किया, या डिडक्ट कर लिया पर सरकार को जमा नहीं करवाया, इन दोनों ही केसेस में आपने क्या करना है, जितनी अमाउंट बन रही है, जैसे से एन एग्जांपल 10,000 की अमाउंट है, तो इस 10,000 की अमाउंट को आपने एक्सपेंस वाली साइड पे डाला है ना, तो सरकार कहती है इसमें से 30% यानी 3,000 रुपीज़ क्या कर दो, ऐड बैक कर दो, प्रॉफिट में क्या कर दो, दोबारा ऐड कर दो। क्योंकि अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, एज अ रेजिडेंट आपने किसी को पेमेंट करी है टीडीएस लगाए बगैर, तो वहाँ पे आप 30% ऐड बैक करोगे। मीन्स जितना खर्चा है उसका 30% प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और एज यू नो, जितना प्रॉफिट ऐड होता जाएगा उतना बढ़ता जाएगा और उतनी इनकम ऐड होती जाएगी। राइट? दूसरा है कि अगर आप रेजिडेंट की बजाय नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो 100% ऐड बैक करना है। मींस अब जैसे 10,000 मैंने किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करी, उसका एक्सपेंस डाला हुआ था, अब सरकार ने कहा कि प्रॉफिट में क्या कर दो, इस 10,000 को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो अगर किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो फुल अमाउंट प्रॉफिट में ऐड हो जाएगी, और अगर किसी रेजिडेंट की बात कर रहे हो तो वहां पे आपने 30% ऐड करना है। अब देखिए, इसके बाद हमारे पास अब ये 2 पॉइंट तो मैंने करवा दिए। इन दोनों पॉइंटों के बाद अब आपके पास कोई भी आप पॉइंट ऊपर-नीचे कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखो, अब अगर आप प्रैक्टिकली भी नहीं जा रहे हो ना, तो भी ये फॉर्मेट आपको प्रैक्टिकली थोड़ा-सा रेडी कर देगा। तो आप इस तरीके से देखिएगा, आपको प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट के अंदर आपको ऐड कर देनी है ये सारी चीज़ें जो सरकार की तरफ से डिसअलाउड है। जैसे कि कोई भी प्रोविज़न अगर वो एक्चुअरियल सर्टेनिटी पे नहीं है तो, कोई भी रिजर्व अगर आपको दिख रहा है वो ऐड बैक हो जाएगा, किसी भी तरह की पेनल्टी वाला पॉइंट ऐड बैक हो जाएगा। डोनेशन सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च को छोड़कर बाकी सारी डोनेशन को ऐड बैक कर दिया जाएगा। चैरिटी वगैरह का पॉइंट अगर आपको दिख रहा है वो ऐड हो जाएगा। गिफ्ट वगैरह के केसेस में अगर आपने किसी को गिफ्ट दे दिया है तो सरकार उसको भी खर्चा नहीं मानने देती, तो ये सारे पॉइंट आप ऐड करोगे। इसके अलावा मुझे ये बताओ, अगर आपने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर, आप अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट का खर्चा डाल सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। इनकम टैक्स भी सरकार कहती है हमारे ही लेवल पे हमारा टैक्स नहीं डाल सकते आप एज ए एक्सपेंस। अगर आप जीएसटी पे कर रहे हो और 31 जुलाई के बाद आपने जीएसटी पे किया है, देन जीएसटी भी क्या हो जाएगा, ऐड बैक हो जाएगा। यानी आफ्टर ड्यू डेट अगर आप पे करोगे तो ऐड करना है, नहीं तो ये अलाउड है, नहीं तो आप इसको कुछ नहीं कहोगे। ठीक है जी। उसके बाद कोई एलआईसी, अब देखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपना करवाओगे ना, अपना पर्सनल एक्सपेंस है ना, वो किसी बिजनेस का थोड़ी होता है। ऐसे ही किसी एसेट का खर्चा बैलेंस शीट, मतलब कोई एसेट खरीदी है वो बैलेंस शीट में चली जाएगी, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट? पी&एल में नहीं आएगा। कोई पर्सनल या ड्राइंग्स या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं आएंगे। किसी भी तरह का कोई फंड है जो आरपीएफ है ना, उसको छोड़ देना, क्योंकि सैलरी में पड़ा है ना कि आरपीएफ अलाउड होता है। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड को छोड़कर बाकी सारे फंड डिसअलाउ हो जाएंगे। उसके अलावा येस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने कैश में किसी को पेमेंट करी है वन टाइम 10,000 से ज़्यादा, तो वो चीज़ भी डिसअलाउ हो जाएगी। मीन्स टू से पूरा का पूरा, जैसे सपोज करो 12,000 रुपये आपने एडवर्टीजमेंट इन कैश, मतलब आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा डाला है 12,000 का इन कैश, तो पूरा का पूरा 12,000 क्या हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद इसके अलावा अगर आपने किसी रिलेटिव को पेमेंट करी है और वो रिलेटिव को अनरीजनेबल पेमेंट करी है, अनरीजनेबल मीन्स जो आपको लगता है कि भाई
सही नहीं है। सपोज 10,000 की पेमेंट करनी थी, आप मतलब 10,000 की पेमेंट करनी थी, आपने 8,000 करी है, तो 2,000 रुपये अनरीजनेबल है, तो वहाँ पे जो अनरीजनेबल है वो एड बैक हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। इसके अलावा यस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको डेप्रीसिएशन दिख रही है ना, वो सरकार कहती है ऐड कर दो और हमारे वाली डेप्रीसिएशन को माइनस कर दो। सरकार कहती है प्रॉफिट वाले लॉस अकाउंट की जो डेप्रीसिएशन है उसको ऐड कर दो और हमारी वाली डेप्रीसिएशन को प्री एंड एल से मतलब अपने वाले पीजीबीपी में से माइनस कर दो। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन है वो क्या करनी है, ऐड, और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रीसिएशन जो आएगी उसको माइनस कर देना है। क्लियर। तो ये आपके पास कोई पॉइंट क्या है, सारे के सारे जो लिस्ट है ये एक तरीके से आपको बताई जाती है कि कौन से ऐसे इनएडमिसिबल खर्चे हैं जो सरकार ने कहा है हम आपको डालने नहीं देंगे, जिससे क्या हो जाता है, प्रॉफिट ऐड हो जाता है, मतलब प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। चलिए जी, तो आई थिंक सो ये भी लिस्ट इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं थी आपके लिए, लेकिन स्टिल मैं बोल देता हूँ कि आपको अगर बिल्कुल एग्जैक्टली कैसे लिखना है चीज़ों को वो सीखना है तो वो आप ज़रूर मेरे पीडीएफ से एक बार देख लीजिएगा, वहाँ पे प्रॉपर वे में आपको इसकी सारी एक्सप्लेनेशन चीज़ें मिल जाएंगी। अदरवाइज आप इन्हीं पॉइंट्स को वहाँ पे मेंशन करोगे इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस में। स्पेसिफिकली जो मैंने नीचे बताए हैं ना ये वाले, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, इनको पहले लिखना है। ठीक है जी, चलिए अब हमारा काम यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो पीजीबीपी में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो यहाँ पे हमने अब डिस्कस कर ली हुई हैं। अब बात आती है हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है हमारा एग्रीकल्चर इनकम। तो देखिए जी, एग्रीकल्चर इनकम इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवर चैप्टर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे तो एग्रीकल्चर इनकम में अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली थोड़ा सा जाना चाहते हो तो पहले देख लो क्या करना है। एग्रीकल्चर इनकम इज टोटली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 क्लोज 1 के अंदर एग्जेम्प्टेड इनकम है, पहले तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्रीकल्चर इनकम में क्या क्या चीज़ें कवर करी जाएंगी। एग्रीकल्चर इनकम में किसी भी तरह का रेंट या एग्रीकल्चर लैंड से अगर कोई आपको पैसा मिल रहा है वो हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर इनकम बना सकते हैं, मींस उसको मान सकते हैं एज एन एग्रीकल्चर इनकम। पर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम की 3 कंडीशंस हैं कि जो भी रेंट हमें मिल रहा है वो लैंड से मिल रहा होना चाहिए, जो लैंड है वो इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए, और जो लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होनी चाहिए, तब हम इस केस में इसको एग्रीकल्चर कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपको एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के ज़रिए मतलब एग्रीकल्चर का कोई भी काम करते समय आपको कोई इनकम जनरेट हो रही है तो वो तो ऑब्वियसली आपकी एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। जैसे कि सपोज़ कोई बेसिक ऑपरेशन आप कर रहे हो, इसके अलावा कोई प्रोसेस वगैरह ऐसा काम कर रहे हो मतलब किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कोई प्रोसेसिंग का काम हो रहा है, वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है जी, या कोई एग्रीकल्चर से बनी हुई चीज़ों को बेचने का ही काम कर रहे हो तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम ही माना जाएगा। इसके अलावा कोई फार्म की बिल्डिंग से आपको इनकम हो रही है तो वो भी इसी के अंदर ट्रीट कर दी जाएगी। ये एक थ्योरेटिकल पॉइंट था जिसको आप नॉर्मली एक एक लाइन में या समझ के बस कर सकते हो। बट अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली कंसेप्ट लिख कर आना चाहते हो अपने थ्योरी पॉइंट्स में या प्रैक्टिकली जानना चाहते हो तब आपको ये चीज़ समझनी है कि कुछ स्पेशल प्रोविजन इसमें कवर करे गए हैं। देखो कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर नेचर के भी होते हैं, जो नॉर्मल बिजनेस नेचर के भी होते हैं। तो रूल नंबर 7A 7B और 8 के अंदर ये बोला गया, अगर आपका रबर बिजनेस है तो उस बिजनेस में जो भी इनकम बनेगी उसका 65% एग्रीकल्चर ट्रीट किया जाएगा और 35% बिजनेस ट्रीट किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से डायरेक्ट रूल आ चुका है। कहने का मतलब आप अपनी तरफ से एग्रीकल्चर चाहे ज़्यादा कर रहे हो चाहे कम कर रहे हो, सरकार आपकी टोटल इनकम में से 65% एग्रीकल्चर मानेगी, जो कि 100% एग्जाम्प्ट है, यानी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। बची हुई 35% पे आपको एज अ इनकम टैक्सेबल इनकम जनरेट करनी पड़ेगी और उसके ऊपर टैक्स भी अगर बनता होगा तो आपको देना पड़ेगा। अगर आप कॉफ़ी बिजनेस की बात कर रहे हो तो ग्राउंड और करेड की कॉफ़ी है तो 75% वहाँ पे एग्रीकल्चर है और 25% को हम बिजनेस मान लेंगे। लेकिन ग्राउंड करेड रोस्टेड और ग्राउंडेड अगर है तो वहाँ पे अब 60 और 40 मान लिया जाएगा। तो 75% और 25% अगर वो ग्राउंड और करेड है, लेकिन उसके साथ अगर रोस्टेड और ग्राउंडेड भी कर देते हो तो वो 60 और 40 हो जाएगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ प्रोसेसिंग का काम ज़्यादा बढ़ जाता है इस वजह से। उसके बाद अगर टी का बिजनेस है तो वहाँ पे भी 60-40 के केस में ही आप चलोगे, 60 एग्रीकल्चर और 40 बिजनेस मान लिया जाएगा। तो ये कुछ परसेंटेजेस है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। सरकार ने सीधे सीधे बोला है कि नर्सरी इनकम को आपने क्या मानना है, डीम्ड एग्रीकल्चर इनकम मानना है, मीन्स नर्सरी इनकम इज ऑलवेज योर एग्रीकल्चर इनकम, ये आपको मान के चलना है।
अब प्रैक्टिकल पॉइंट जो सबसे ज़रूरी है वो है ये वाला, कि आपको पार्शियली इंटीग्रेशन सिस्टम याद रखना पड़ेगा। सरकार ने बोला जो हमारे इंडिविजुअल हैं, एचयूएफ हैं, एओपी हैं, बीओआई हैं, इन सभी को ये बोला है कि आप अगर एग्रीकल्चर इनकम कमा रहे हो तो वहाँ पे आपको एग्रीकल्चर इनकम तभी यू कैन से वहाँ पे आपको एक रूल लगाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन रूल इज ऑल अबाउट, अगर आप नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी कमा रहे हो और एग्रीकल्चर इनकम भी आपकी है तो दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। पहली कंडीशन, अगर आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज़्यादा है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपनी इनकम को किसके साथ, नॉन एग्रीकल्चर इनकम के साथ। और अगर आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ज़्यादा है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट ऑब्वियसली बात है, आपकी न्यू रिजीम की बात करोगे तो 3 लाख से ज़्यादा, ओल्ड रिजीम की बात करोगे तो 2.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा केस है, इन दोनों कंडीशन को अगर आपने सेटिस्फाई कर लिया या दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड है तो आपको इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। क्लियर? लेकिन अगर कंपनी एलएलपी के केस में बात करोगे तो तब ये चीज़ अप्लाई नहीं हो रही है, इंटीग्रेशन रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे किस चीज़ का ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन सिर्फ 2 कंडीशंस में लगेगा। आपको चेक करना है एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज़्यादा होनी चाहिए और बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट चाहे न्यू रिजीम है, ओल्ड रिजीम है, उस बेसिस पे जो भी इनकम बनेगी वो मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम अपनी बीईएल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेशन में अपने टैक्स को? अगर आप इंटीग्रेशन रूल लगा देते हो तो टैक्स कैसे बनेगा आपका? सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम में ऐड करना है और उसके ऊपर बना देना है टैक्स। उसके ऊपर बनाना है टैक्स। पहले एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर में ऐड करके टैक्स निकालो, फिर एग्रीकल्चर को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में ऐड करके टैक्स निकाल दो और फिर जो टैक्स दोनों का बना है ना, जो स्टेप नंबर 2 पे टैक्स बना है और जो स्टेप नंबर 4 पे बना है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना वो स्टेप नंबर 5 में लिखा जाएगा। तो वही आपका नेट टैक्स पेएबल माना जाएगा और उसके ऊपर अगर रिबेट बनती है तो रिबेट दे देना, अगर आपका सरचार्ज बनता है तो सरचार्ज लगा देना, अगर आपको लगता है कि एचईसी वगैरह लगना है तो वो लगा देना। तो दैट इज ऑल अबाउट योर एग्रीकल्चर इनकम एज वेल, जिसमें प्रैक्टिकल पॉइंट भी कवर कर दिया मैंने कि आपको अगर प्रैक्टिकली 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि आपको बनाना है कि इंटीग्रेशन रूल लगेगा कि नहीं, तो एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर में ऐड कर देना, उस पर टैक्स बनाना है, एग्रीकल्चर को बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट में ऐड करके टैक्स बनाना है और फिर दोनों टैक्सेस के बीच का जो डिफरेंस है वही आपका नेट टैक्स बन जाएगा। अगर रिबेट मिलती है तो रिबेट दे देना, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लगना है वो लगा देना, अगर सरचार्ज वाला केस है तो सरचार्ज भी आपको लगाकर ऐड करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एग्रीकल्चर इनकम। और जाते जाते अब आपका फाइनल क्वेश्चन अगर कभी आ जाता है कि एग्जेम्पशंस इनकम टैक्स के अंदर क्या है, तो मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, जितने अभी तक आपने चैप्टर पढ़े हैं उसकी जितनी एग्जेम्पशंस आप पढ़ चुके हो आप वही लिख कर आ सकते हो, इसके लिए सेपरेट क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट स्टिल अगर आप एक रिवीजन नोट लेके जाना चाहते हो तो आप देख सकते हो अभी तक हमने बहुत सारी जितनी भी बातें करी हैं उन्हीं के कनेक्शन से ये एग्जाम्शन बन रही हैं सारी की सारी। मैंने यहाँ बहुत कम एग्जाम्शंस लिखी हैं जो लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने के लिए थोड़ी ईजी रहेंगी। अदरवाइज आप पीडीएफ लेकर बहुत सारी एग्जाम्शंस हैं 30 प्लस या 40 प्लस हैं तो उसको आप अच्छे से आराम से देख सकते हो अगर आप उनमें से करना चाहते हो। सबसे पहले एलटीए, ठीक है, लीव ट्रैवल, एलटीसी कह सकते हो, लीव ट्रैवल कंसेशन आप बोल सकते हो। ओल्ड रिजीम में ये अलाउड होती थी एग्जाम्शन, बट अब ये अलाउड नहीं है। न्यू रिजीम के अंदर कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है, वो आपको मैंने साथ साथ मेंशन कर दिया। और ये अलाउड कैसे होती थी? एक्चुअल ट्रैवल फेयर जितना होता था 2 जर्नी का और 4 ईयर ब्लॉक के बेसिस पे इसको आप क्या कर सकते थे, एग्जाम कर सकते थे। ये बहुत डीपली है, बस आप लिख सकते हो, इसकी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन ना आती है बहुत ज़्यादा, अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो सीख सकते हो। उसके बाद वीआरएस वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर आपको 5 लाख तक मैक्सिमम, वैसे इसकी और भी लिमिट्स है बट 5 लाख तक मैक्सिमम आपको एग्जाम्शन यहाँ पे अलाउड करी गई है, लेकिन न्यू रिजीम के अंदर वो वाली एग्जाम्शन भी आपसे छीन ली गई है। एचआरए का तो मैं बता चुका हूं तो उसकी बात नहीं करने वाला। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस अगर डिसेबल्ड एम्प्लॉई है तो वहां पे आपको देखो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस वैसे क्या होता था, पूरा टैक्सेबल होता है, लेकिन अगर आप डिसेबल्ड एम्प्लॉई को दे रहे हो तो वहां पे 3200 पर मंथ एग्जाम्प्ट हो जाएगा, चाहे वो न्यू रिजीम है चाहे वो ओल्ड रिजीम है, दोनों में आपको एग्जाम्प्ट दिया जाएगा 3200 पर मंथ। उसके बाद कन्वीनियंस अलाउंस की बात कर लो, वो मैं बता चुका हूं आपको, सीडी हर्ट के नाम से, अगर आपको याद होगा सारे सैलरी चैप्टर के अंदर। हाँ, ये पॉइंट नया है, ये देख लो, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट, ये अदर सोर्सेज में काम आने वाली चीज़ है कि अगर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में से मतलब सेविंग अकाउंट में से कोई इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो वहाँ पे वो इंटरेस्ट अगर आप सिंगल होल्डर हो तो 3500 आपको एग्जाम्शन है, अगर आप जॉइंट होल्डर हो तो 7000 आपको एग्जाम्शन है, और चाहे आप न्यू रिजीम की बात करो चाहे ओल्डर की,
ये आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे ओल्ड की बात करो चाहे न्यू की, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है जी। इसके अलावा यूनिफॉर्म की कह लो या फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की कह लो, हाँ ये देख सकते हो आप, फैमिली पेंशन। लेकिन यहाँ पे मैंने ग्लेंट्री अवार्ड लिखा है, तो ग्लेंट्री अवार्ड के लिए फुली एग्जेम्प्ट है, बट आपको याद होना चाहिए मैंने फैमिली पेंशन का एक और रूल बताया था, 1/3 और 15,000 आपकी ओल्ड रिजीम के अंदर आती है, और अगर आप 1/3 और 25,000 की बात करते हो तो वो न्यू रिजीम में आती है। आई थिंक सो ये भी याद होगा, ये भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल एक्सपेंडिचर हो गया, ये सब चीज़ें भी आप मेंशन कर सकते हो। अंडरग्राउंड अलाउंस में 800 पर मंथ है, वो भी सैलरी चैप्टर का ही पार्ट है। तो कुछ अलाउंसेस के नाम ही आपके एग्जाम्शन में आ जाएंगे, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, आप एग्जाम्शन इसी के तरीके से भी लिख कर आ सकते हो। बट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि एक आधी एग्जाम्शन आप एक और लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे देख सकते हो डिविडेंड, अगर आपको REIT, एक स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्पेसिफिक एरिया होते हैं जहाँ से आपको अगर डिविडेंड मिलता है ना, तो वो चीज़ एग्जेम्प्टेड कर दी जाती है, और यही रूल आपका न्यू में भी लगेगा। और एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको टैक्स फ्री बॉन्ड से कोई इंटरेस्ट मिलेगा, टैक्स फ्री बॉन्ड से, बॉन्ड नोटिफाइड बॉन्ड है ये, ध्यान से ना, नोटिफाइड बॉन्ड, क्योंकि वो नोटिफाइड वर्ड होता ही गवर्नमेंट के लिए है, तो इसलिए ये भी चीज़ फुली एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। तो कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं और कुछ हिंट दे दिए कि आप एग्जाम्शन कैसे लिख कर आ सकते हो। तो दैट इज़ ऑल फॉर योर टुडे मैराथन। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ें बताई हैं मैंने, क्या करना है आपने, कैसे करना है। पूरी एक वीडियो में जितना सिलेबस है वो सारा कवर कर दिया, ताकि आप लास्ट मोमेंट में बस इसको सुन के चले जाओ, आपको काफ़ी चीज़ें रिवाइज रहती जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर के लिए। इस वीडियो में इतना ही था मैराथन, आई होप सो अच्छे से क्लैरिटी दे देगा आपको और अच्छे से नंबर आपको मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप गोइंग, और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। नोट्स वगैरह टेलीग्राम चैनल पे हैं, क्लासेस की रिक्वायरमेंट अगर अगले सेमेस्टर्स के लिए पड़ जाए तो जल्दी से याद कर लेना, सारी डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। दैट्स ऑल।